मैं भी वही हूँ जिनके इंसाफ के लिए कभी कैंडल मार्च हुए थे। उनकी आवाज़ उठाने के लिए हम सब ने अपनी चुप्पी तोड़ी थी, पर मेरे लिए ना धरना है ना आशा की कोई आँच जगी। क्या मुझे कभी इंसाफ नहीं मिलेगा? तो तुम्हारा रेप हुआ, किसने किया? सर वो कुछ याद नहीं आ रहा कौन था, पर उसने मेरे साथ। मतलब तुम कह रही हो कि तुम्हारा रेप हुआ और तुम्हें नहीं मालूम किसने की? नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल सतर्क के आज के एपिसोड में मैं अनूप सोनी आप सबका स्वागत करता हूं। यह घटना एक लड़की की जिंदगी की बहुत ही भयानक और विचित्र रात से जुड़ी थी। उस रात का एक एक पल यातनाओं से भरा था, लेकिन उस लड़की को अपने अपराधी का परिचय नहीं मालूम था। आखिर आराध्या कब, कैसे और क्यों इस जटिल परिस्थिति में पहुंची? नाइस शॉट। ए नहीं ना, क्या कर रही हो तुम? थोड़ा एनर्जी रखो ना आराध्या, आई लाइक इट। लेकिन गेम है ना, इतना लंबा नहीं चलना चाहिए, थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट करो। और देखो क्या है, ये बैकहैंड है ना, ये बैकहैंड को हम ये ऐसा पकड़ा हमने और ये हमने ये स्ट्रोक दिया, समझिए? ये स्ट्रोक दिया। नहीं ना, देखो तुम्हारा क्या होता है, तुम एनर्जी नहीं रखती, तुम्हें फोर्स होना चाहिए। हाँ, ये जो स्ट्रोक है ना, ये इस तरह से, ये ऐसे। ओके ठीक, आज प्रैक्टिस यही खत्म करते हैं, कल फिर मिलते प्रैक्टिस पे। चल आराध्या, आज पार्टी करते हैं। जाम से जाम टकरा के मैं अपनी हार और तू अपनी जीत सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा, जाम से जाम टकराएंगे ना तो लीवर जाम हो जाएगा। फिटनेस पर ध्यान नहीं देना तुझे। आराध्या, क्या हुआ? हाँ जी बोलो। 5 बज रहे हैं और आराध्या अभी तक घर नहीं आई। अच्छा, तो आपके बेटे ने आराध्या की आपको सारी खबर दे दी? हाँ तो भाई है तो फिक्र तो होगी ना उसको। और तुमने माँ हो के क्या किया? उल्टा उसको क्लब का मेंबर बनवा दिया और तब से पैर नहीं टिकते उसके घर पे। अरे भगवान ने इतनी टैलेंटेड बच्ची दी है तो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करो। और ये रोक टोकना अच्छी बात नहीं है। तो अब कहाँ पे झंडे गाड़ रही है? देखो, लीवर की फिक्र होना तो ठीक है, लेकिन दिल का भी ख्याल रखना चाहिए। मौसम देखो यार कितना अच्छा है। ये लो। बस तल्ली नहीं होना, मुझे घर भी तो जाना है। ओ हेलो, हमें कौन सा शमशान जाना है? बारिश है, बियर है, तुझे और क्या चाहिए? चल अब आइए ना, तो अच्छे से एंजॉय करके जा। एंजॉय तो तब करूंगी ना जब कंट्रोल में रहूंगी। कंट्रोल? अरे मैं हूँ ना, मैं करता हूँ तुझे कंट्रोल। नहीं पीना यार, प्लीज। आजा। सुपर हीरो तो होगा नहीं जो ये छत से कूदने के जीन्स आ गए तेरे अंदर हैं? चिल कर यार, मैं तो बस ये कह रहा था कि ये रिस्की खेल बंद कर एंड हैव सम फन। चल देख। ओ हेलो, तू बड़ा ब्लश कर रही है। जानती है क्या उसे? जानती तो नहीं, पर लड़का जानने लायक है। अपने बॉयफ्रेंड के सामने फ्लर्ट कर रही है। आज तू पीने के लिए ब्लैकमेल कर रहा था, कल को जीने के लिए ब्लैकमेल किया तो तेरे साथ रिस्क बहुत है, समझा? कोई रिस्क नहीं है पापा। आप तो ऐसे डर रहे हैं जैसे दूसरी लड़कियां जॉब ही नहीं करती। होटल में वेटर का काम करके बड़ा नाम रोशन कर रही मेरा, और रोज रात को 12-12 बजे तक घर आती है। देख मंजू, ये सब नहीं चलेगा। पापा, आप खुद तो मेरी पढ़ाई का खर्चा उठा नहीं पाते, अब क्या मैं खुद की पढ़ाई के लिए पार्ट टाइम जॉब भी नहीं कर सकती? बोल तो ऐसे रही है जैसे तुझे अनपढ़ छोड़ रखा है मैंने। बीए करवा दिया ना, अब इसके आगे ना तू पढ़ाई करेगी ना जॉब करेगी, समझी? ये लड़की मेरी नाक कटवाएगी एक दिन। हेलो पापा, आराध्या घर पे ही है। जैसे कल रात को आपने उसकी क्लास ली थी ना, बस वैसा ही करो उसके साथ, लाइन पे आ जाएगी वो। अब वो चाहे कुछ भी कर ले, मुझे उस संकी से बात ही नहीं करनी है। बाय द वे, ये कहीं उस करण का जादू तो नहीं जो तूने अभिनव से तुरंत ब्रेकअप कर लिया? हाँ,
खींच मत यार, मुझे बस अपने गेम पे फोकस करना है। ओह चैंपियन। अच्छा सुन, आज पार्टी में तो आ रही है ना? नहीं यार, घर में पापा ने डिटेन कर रखा है और भाई मेरे पे पहरा दे रहा है, कैसे आऊंगी? वाह क्या बात है। भाई द वे तू आराध्या ही है ना? क्योंकि वो तो शायद पार्टी में नहीं आने वाली थी। मम्मी ने अलाउ कर दिया। मम्मी ने किस चीज के लिए अलाउ किया? जागरण के लिए या पार्टी के लिए? तेरे कपड़े तो देख। क्यों, क्या हुआ? आराध्या बहुत सुंदर लग रही हो। अब मैं क्या कह रहा था, मुझे तुमसे कुछ। आराध्या सॉरी। संध्या। आराध्या, संध्या पे तो हम मिले थे। करण राइट? राइट। सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है तुम्हारा। वैसे क्या हुआ आज? चोर पुलिस खेल रहे हो क्या, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड? अभिनव मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, ही इज जस्ट अ फ्रेंड। ओके। क्या बात है बेटा, कल से तुम बड़ी गुमसुम लग रही है। माँ वो कुछ नहीं, बस थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। ज्यादातर रेप विक्टिम्स अपनी तकलीफ अपनों से भी नहीं बता पाते, पर ऐसे मामलों में विक्टिम की मेडिकल रिपोर्ट एक इंपॉर्टेंट एविडेंस होती है और एफआईआर में की गई देरी इस एविडेंस को मिटा सकती है। आराध्या ने अपने परिवार को भी ये बात 3 दिनों बाद बताई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शराब, पार्टी और लड़के, इसके अलावा कुछ सोचता है तुझे? ये तो होना ही था तेरे साथ। बस कर अंश, इसका रो रो करके पहले ही बुरा हाल है और तू है कि इसको कोसे ही चला जा रहा है। तो तू क्या कर रही है स्वासनी? अभी भी अंश को रोक रही है तू। बड़ा बोल रही थी ना, बड़ी टैलेंटेड लड़की पैदा की है। अरे हमारी इज्जत खराब करने के लिए पैदा हुई है ये। अब कुछ बोलेगी? कौन था वो, क्या नाम था उसका? कुछ बोलेगी? पापा नाम क्या? इसको तो उसकी शक्ल तक याद नहीं है। क्या? हाँ, नशे में टूल थी। मुझे तो लगता है दारू के साथ ड्रग्स भी लेना चालू कर दिया इसने। ड्रग्स नहीं लिया था मैंने, बस थोड़ी सी बियर पी ली थी। ऐसे बोल रही जैसे बहुत महान काम किया इसने। हाँ मैंने गलती की पापा, पर उसका मतलब ये नहीं कि कोई भी मेरा रेप कर देगा। 3 दिन से इसीलिए चुप थी कि मुझे पता था आप मुझे गलत समझोगे, और जिसने गलत किया है उसे कोई भी नहीं कोस रहा है। अरे तो कोसने के लिए कोई होना चाहिए ना। अब वो जो भी है उसे पुलिस ढूंढेगी। हाँ हाँ, तू तो बड़ी मिनिस्टर की बेटी है, पुलिस तेरे इशारे पे काम करेगी। क्या बोलेगी पुलिस को तू? तुझे उसका नाम, उसकी शक्ल कुछ तो याद नहीं है, तो चुपचाप घर पे बैठ, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो तुम्हारा रेप हुआ?
किसने किया? सर वो कुछ याद नहीं आ रहा कौन था, पर मतलब तुम कह रही हो कि तुम्हारा रेप हुआ और तुम्हें नहीं मालूम किसने किया? सर दरअसल उस दिन ये होश में नहीं थी। सर एक्चुअली उस दिन मैं एक पार्टी में गई थी और मैंने वहाँ थोड़ी सी बियर पी ली थी, पर इतना नशा मुझे पहले कभी भी नहीं हुआ था जितना उस रात को हुआ मुझे। मतलब ये सब पार्टी में हुआ? नहीं सर, पार्टी में नहीं हुआ। मुझे याद है अच्छे से कि पार्टी के बाद घर जा रही थी और मुझे बहुत तेज चक्कर आ रहे थे, बहुत सर दुख रहा था और फिर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। और फिर अचानक से मैं वहीं पे बेहोश हो गई और जब मुझे हल्का सा होश आया और फिर अचानक पता नहीं मैं कैसे उसी रोड पे पहुंच गई जहाँ पे मैं बेहोश हुई थी। फिर मैंने रियलाइज किया कि मुझे पेट में दर्द हो रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। फिर मुझे एक टैक्सी दिखी और मैं टैक्सी लेके घर चली गई। कब हुआ ये सब? 4 दिन पहले। मतलब तुम्हारा रेप हुआ आराध्या और तुम्हें यहाँ आने में 4 दिन लग गए? सर मैं नहीं समझ पा रही थी कि मैं कैसे आपको ये सब बताऊंगी। मतलब तुम कंफ्यूज थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि होश आने और होश जाने के बीच में जो तुम्हारा रेप हुआ जो तुम बता रही हो ये सब वाकई में एक सपना हो? नहीं सर, मेरा ये कोई सपना नहीं था, मेरा सच में रेप हुआ है। अरे तो मान लेते हैं रेप हुआ है, पर रिपोर्ट बताओ किसके खिलाफ लिखूं? बोलो। देख लिया ना पुलिस के पास जाके? मैंने पहले ही बोला था वो लोग कंप्लेंट तक नहीं लिखेंगे तुम्हारी। उन्होंने कंप्लेंट नहीं लिखी पापा, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे साथ क्राइम नहीं हुआ है। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि तेरा रेप ही ना हुआ हो। बस बस कर, चुप हो जा। अंश और तेरे पापा कुछ भी बोले, लेकिन मैं तेरी लड़ाई लड़ूंगी। लेकिन बेटा तुझे याद करना होगा कि वो कौन था। ध्यान से सोच, शायद तुझे उसकी शक्ल याद आ जाए। अच्छा ये याद कर कि तू उस दिन उस सड़क से उस कमरे तक कैसे पहुंची। तू खुद से गई थी या तुझे कोई जबरदस्ती लेकर के गया था? ओके ठीक है, बाय। आई बैठी, आ जाओ बेटा, बैठ। सर जब से ये सब हुआ है तब से ये बहुत सदमे में है। मैं समझ सकता हूं बेटा, डरने की जरूरत नहीं। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है हमें ठीक से बताओ। पानी, आराम से, डरने की जरूरत नहीं। क्या बोल रही है? सॉरी सर, ये बहुत डिस्टर्ब है जब से ये सब कुछ हुआ है। परफ्यूम? आपकी बेटी का दिमाग तो सही है ना? क्या बोल रही है ये? दिमाग तो तुमने खराब किया मेरा। आराध्या कह रही थी कि उसे उस आदमी का चेहरा तक भी याद नहीं है जिसने उसके साथ बलात्कार किया था, और अब परफ्यूम की स्मेल की दलील देकर एक एसएसपी पर गंभीर आरोप लगा रही थी। क्या यह आराध्या का कोई भ्रम था या फिर उसके आरोपों में वाकई कोई सच्चाई थी? लेकिन उसके आरोपों ने पुलिस महकमे में हलचल पैदा कर दी थी, क्योंकि ये बातें न्यूज चैनल्स की हेडलाइंस और अखबारों की सुर्खियां बन चुकी थी। इन आरोपों से पुलिस डिपार्टमेंट की काफी बदनामी हो रही थी। इसके बाद एसएसपी अजीत सिंह ने अपने पद से खुद ही इस्तीफा दे दिया और अपने ही खिलाफ जांच का समर्थन करने लगे। मेरी 30 साल की सर्विस में मैंने खुद ने 30 से ज्यादा रेप केसेस सॉल्व किए हैं। मैं चाहता हूं कि इस केस की पूरी इंक्वायरी हो। मुझे लगता है कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है।
और जहां तक उस लड़की का सवाल है, या तो वो किसी के बहकावे में आकर मेरी छवि बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। सर, ये अजीत सिंह तो बहुत काबिल ऑफिसर है। तुम कैसे जानते हो अजीत सिंह को? दरअसल 5 साल पहले जब मैं आदिल सर के साथ काम कर रहा था, उस वक्त इनसे मुलाकात हुई थी। और सर, तब इन्होंने एक बहुत बड़े सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया था और अभी खुद रेप केस में फंसे हुए हैं। स्ट्रेंज। उस दिन तो तुम्हें किसी आदमी का चेहरा भी याद नहीं था, और आज तुम कह रही हो कि अजीत सर के परफ्यूम की स्मेल रेपिस्ट के परफ्यूम की स्मेल से मिलती है। पर एक जैसा परफ्यूम तो कई लोग इस्तेमाल करते हैं। अब इन बातों से तुम्हारे दिमागी हालात पर सवाल उठेगा कि नहीं? देखिए, अगर मैं आपको पागल लग रही हूँ तो मेडिकली प्रूफ करके दिखाइए। पहले मेडिकली ये तो प्रूव हो जाने दीजिए कि तुम्हारा रेप हुआ है। तो आप मुझे झूठा साबित कर रहे हैं? झूठ और सच तो सबूत साबित करेंगे। अब आते हैं तुम्हारी स्टेटमेंट पे। उस सुबह जहां तुम ऑटो का वेट कर रही थी, वहां कोई भी सीसीटीवी नहीं है, तो किसी बात का कोई प्रूफ नहीं है, और तुम्हें याद नहीं है कि तुम उसके बाद गई कहां। लेकिन सर, मुझे ये तो याद आ गया है ना कि उस दिन एक ब्लैक कार आई थी और उस कार में कोई था जो मुझे लिफ्ट के लिए पूछ रहा था। वो कार से उतरा और मुझे अपने साथ लेकर गया और मुझे पता भी नहीं चला। अब तुम ये कहोगी कि उस ब्लैक कार में अजीत सर थे? नहीं, वो आदमी कोई और था। मतलब कार में तुम्हें कोई और लेके गया और तुमने रेप का इल्जाम अजीत सर पे लगा? क्योंकि उस दिन कमरे में अजीत सिंह ही था और वो कार में कोई और था, और वो कार वाला ही मुझे बेहोशी की हालत में उस कमरे तक लेकर गया और शायद वापस मुझे वहीं छोड़ दिया। पहले तो तुम्हें एक आदमी भी याद नहीं आ रहा था, अब दो याद आ रहे। तुम्हारा रेप एक आदमी ने किया है, दो ने? एक ने। और वो एक आदमी अजीत सिंह है जो उस दिन उस कमरे में था। कहाँ था वो कमरा? कौन सा होटल, कौन सा लॉज? कुछ कह नहीं सकती। उस दिन तुमने बताया था कि तुमने बियर पी रखी थी। ऐसे कितनी बियर पी थी कि जो तुम्हें होश नहीं था? शायद 2। और यही बात मुझे भी समझ नहीं आ रही है कि 2 बियर में मुझे इतना नशा कैसे हो सकता है। मतलब कोई और था वहां जिसने तुम्हारी बियर में नशीली दवाई मिलाई थी? मुझे भी ऐसे ही लग रहा है कि मेरी बियर में नशे की गोली किसी ने पार्टी में ही मिलाई थी। अगर ऐसा था तो पॉसिबल है कि वो शख्स जिसने तुम्हारा रेप किया है उसी पार्टी में मौजूद था। आराध्या अपने गुनहगारों के बारे में कितना जानती थी ये अब भी साफ नहीं था, लेकिन उस पार्टी वाली रात की आराध्या से जुड़ी एक एक्टिविटी का पता किया जा रहा था। जैसे वो उस पार्टी में किस ऑटो से गई थी, किस टैक्सी से वो अगली सुबह अपने घर पहुंची थी, और इनके बीच में वो काली कार किसकी थी जिसने उसे लिफ्ट दी थी। वो कमरा कहाँ था जहां उसके साथ बलात्कार किया गया था। हाँ सर, उस रात मैं पार्टी में मौजूद था, लेकिन जब मैं वहाँ से निकला तब आराध्या वहीं पे थी। वो नैना और अपने फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक्स कर रही थी। उसके बाद क्या हुआ कुछ नहीं पता मुझे। सर, आराध्या तो पार्टी में भी नहीं आने वाली थी। क्यों? सर, एक्चुअली आराध्या के पापा बहुत स्ट्रिक्ट है, वो उसे कहीं नहीं जाने देते, लेकिन उसकी मम्मी बहुत सपोर्टिव है, तो उसकी मम्मी ने उसे बाद में अलाउ कर दिया था। ये आराध्या पार्टी बनने से तुमसे पहले चली गई थी या बाद में? सर, वो पहले ही चली गई थी, लेकिन हाँ सर, मैंने बाद में अभिनव को उसके पीछे जाते हुए देखा था। ये अभिनव कौन है? सर, अभिनव आराध्या का बॉयफ्रेंड है। हाँ सर, उसने मुझसे ब्रेकअप किया था, लेकिन सर उसने मुझ पर कोई भी रेप एलिगेशंस नहीं लगाए। लेकिन तू उसके पीछे तो गया था, शायद किसी को देखा उसके पीछे। सर, मैं उसके पीछे गया था, लेकिन इससे पहले कि मैं उससे बात करता मेरे दोस्तों ने मुझे रोक लिया। आप चाहे तो उनसे पूछ सकते हैं। और आराध्या से तो मैं मिला तक नहीं था सर, वो पूरे पार्टी में करण के साथ ही थी। करण? सर, मैं उस रात सिर्फ दूसरी बार मिला था आराध्या से सर। हाँ, लेकिन सर मुझे ऐसा फील हो रहा था सर, वो अपने बॉयफ्रेंड अभिनव को जलाने के लिए बार बार मेरे पास आने की कोशिश कर रही थी सर। लेकिन सर मैंने उसे साफ क्लियर कर दिया था कि मैं अभी किसी और के साथ हूँ सर। ठीक है, तुम जा सकते हो। थैंक यू सर। सर, उस टैक्सी वाले का पता चल गया जिसने उस सुबह आराध्या को घर पे छोड़ा था। हाँ साहब, उस सुबह मैंने इस लड़की को MG क्रॉसिंग रोड से इसके घर सुंदर नगर छोड़ा था। ये लड़की कह रही है इसके साथ रेप हुआ था। उस दिन जहाँ से इसने तुम्हारी टैक्सी हायर की थी, ये फुटपाथ पे बेहोश पड़ी थी। तुमने देखा था इसे बेहोशी की हालत में? नहीं साहब, मैं तो खुद अपनी टैक्सी में सो रहा था। इसने खुद मुझे जगा के मेरी टैक्सी हायर की। उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ साहब, वो तो मुझे नहीं मालूम। क्या रंग है तेरी टैक्सी का? साहब सफ़ेद है।
याद आया मम्मी, उस घर का मेन गेट का कलर ब्लू था, जहाँ पे मुझे वो ब्लैक कार लेके गई थी। ब्लू कलर? पर बेटा पुलिस ने कंफर्म किया है अजीत सिंह के बंगलों का मेन गेट ब्लू कलर का नहीं है। लेकिन मेरा रेप उसी ने किया है मम्मी, और जिस घर का गेट ब्लू था अजीत सिंह मौजूद था वहाँ पे। अच्छा ठीक है, तू ये याद करने की कोशिश कर कि उस ब्लैक कार में कौन आदमी था। याद आया कौन था ब्लैक कार में? आराध्या, अब तुम कभी प्रूव नहीं कर पाओगी कि अजीत जी ने तुम्हारा रेप किया। मतलब अब आप वो कर रहे हैं जो वो आपसे करवा रहे हैं। अब तुम मुझे समझाओगी मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? सर नाराज मत होइए, बच्ची है, नादानी में बोल गई। नादान बहुत पहुंची हुई चीज है ये। टेबल टेनिस कंपटीशन में नॉमिनेशन के लिए आराध्या की सिफारिश लेकर तुम गई थी अजीत जी के पास, क्योंकि वो तुम्हारे फ्रेंड की जान पहचान के हैं। सुहासिनी जी, मैं ऐसी कोई सिफारिश नहीं करूंगा। आपकी बेटी को क्लब में फ्री ट्रेनिंग दिलाने के लिए मैंने सिफारिश कर दी थी, लेकिन वो कंपटीशन में सिलेक्ट होगी या नहीं ये सिर्फ उसका गेम डिसाइड कर सकता है, मैं नहीं। बात नहीं बनी तो बदनाम करने की कोशिश की। तो क्या कह रहे हैं आप सर? उस रात आप अपनी बेटी को पार्टी में नहीं भेजना चाहते थे ना? जी सर, लेकिन तुम्हारी बीवी ने भेजा जबरदस्ती, क्योंकि नहीं भेजती तो ये खेल कैसे रचती? खेल तो मेरी बेटी की जिंदगी के साथ हुआ है सर। आपको पता है उस दिन वो काली कार में कौन आया था, कौन इसको लेकर के गया था? करण सिंह, अजीत सिंह का बेटा। लिफ्ट चाहिए क्या तुम्हें? तो अपनी दलील को पुख्ता करने के लिए अजीत जी के बेटे को फ्रेम कर रही हो तुम। कोई नहीं सुनेगा तुम्हारी कहानी। मतलब मेरा रेप आपको अब कहानी लग रही है? बहुत कहानी है तुम्हारे पास। मेडिकली प्रूव हो चुका है कि तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं हुई, और सेक्सुअली एक्टिव तो तुम पहले से थी ना। क्या कह रहे हैं सर आप? कुछ भी बोले जा रहे हैं? पूछो अपनी बेटी से, अपने एक्स बॉयफ्रेंड अभिनव के साथ इसके फिजिकल रिलेशन थे या नहीं? सच क्यों नहीं बोल रही? हाँ, बन गए थे अभिनव के साथ मेरे रिलेशन, लेकिन 19 मार्च की सुबह मेरा रेप हुआ था और अजीत सिंह ने ही वो उस दिन इंदौर में थे ही नहीं। मैं वहाँ नहीं था जहाँ उस लड़की का रेप हुआ, बल्कि मैं यहाँ से 300 किलोमीटर दूर भोपाल के नुसरतगंज में था। एक शादी अटेंड कर रहा था, मेरी भतीजी की शादी की फोटोग्राफ है, इसमें मैं ठीक से नजर आ रहा हूँ, देखो। अपने एलिगेशन वापस लो, तो इस केस में उल्टे बुरी तरह फंस जाओगे। कहाँ गायब था कल से? वो अपन तेरी ये आवारागर्दी बंद कर दे। अगर तेरे खिलाफ कुछ भी साबित हुआ ना, तो सबसे पहले मैं तुझे अंदर करवाऊंगा। तुम लोग ओवर रिएक्ट कर रहे हो। ये भी तो हो सकता है कि कोई आराध्या, आराध्या की मौत हो गई थी और जल्द ही मीडिया इस मामले को आत्महत्या का रंग भी देने लगी। मेरी बेटी इतनी कमजोर नहीं थी, वो आत्महत्या नहीं कर सकती है। उसको तो हाइट का फोबिया था, ऊंचाई से नीचे देखते ही उसको चक्कर आने लगते थे, तो फिर वो खुद कूद कर अपनी जान कैसे दे सकती है? उसको जरूर किसी ने धक्का दिया था, उसकी हत्या हुई है। मैं इस केस में सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जांच की मांग करती हूँ। आराध्या की मां द्वारा की गई मांग को मीडिया ने इतना बढ़ावा दिया कि आखिरकार ये मांग स्वीकार कर ली गई और ये केस इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट को सौंप दिया गया। आप लोगों का कहना है कि आराध्या को ऊंचाई से डर लगता था, इसके बावजूद वो टेरेस पर अकेले गई। क्यों गई होगी वो टेरेस पर? सर ऐसे ही गई थी, लेकिन कभी भी वो मुंडेर के पास नहीं जाती थी। आप लोग कहाँ थे उस वक्त? हम सब लोग यहाँ नीचे थे, और तभी अचानक से आराध्या की चीखने की आवाज सुनी और जाकर के देखा तो सर अगर आराध्या खुद कूदी होती तो फिर वो चीखती क्यों?
उसको जरूर किसी ने धक्का दिया था। पक्का उस अजीत सिंह और उसके बेटे का ही हाथ है इसमें। आप लोगों के कहने का मतलब है कि एसएसपी अजीत सिंह और उनके बेटे करण ने किसी को आपके टेरेस पर भेजा, उसने आराध्या को धक्का दिया। लेकिन आप लोगों के घर पर होते हुए आपके टेरेस पर कौन आ सकता है? सर लड़की की लाश वहां मिली थी। अगर कोई बाहरी आदमी इस छत पे आया है तो पड़ोस की किसी छत से ही आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे आने के लिए सीढ़ियां घर के अंदर से ही आती हैं और आस पड़ोस की किसी छत पे सीसीटीवी मिलना तो पॉसिबल नहीं है। सुमित साहब, आसपास पता करो, वारदात के दिन कोई सस्पिशियस शख्स देखा गया था क्या? साहब। मनीष, सबसे पहले हमें यह पता करना होगा कि आराध्या का रेप और मर्डर केस क्या दोनों आपस में कनेक्टेड है या फिर दोनों केसेस अलग अलग हैं? लेकिन सर इस केस की इन्वेस्टिगेटिव टीम का तो यही मानना है कि आराध्या का रेप ही नहीं हुआ और मेडिकल रिपोर्ट से भी ये कंफर्म नहीं हुआ है। मेडिकल रिपोर्ट से तो तब कंफर्म होता ना जब रेप के तुरंत बाद उन्होंने आराध्या का मेडिकल करवाया होता। उन्होंने रिपोर्ट ही 4 दिन के बाद फाइल करवाई थी। सर, आराध्या ने 3 दिन तक तो हमें भी कुछ नहीं बताया था। और 4 दिन तक आराध्या को रेपिस्ट का चेहरा ही याद नहीं था। 7 दिन के बाद उसने एसएसपी अजीत सिंह पर एलिगेशन लगाए और कहीं 10वें दिन जाकर आराध्या को याद आया कि उस ब्लैक कार में अजीत सिंह का बेटा करण था। ठीक हो तुम? सर, आराध्या को जैसे जैसे जो कुछ भी याद आता जा रहा था वो हमें बताती जा रही थी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ भी झूठ बोल रही थी, लेकिन पुलिस ने हमारी किसी बात पर भी भरोसा नहीं किया। हाँ सर, अजीत सिंह ने घर पे आके मुझे धमकी दी। मैं कोई टेढ़ा तरीका इस्तेमाल नहीं करना चाहता। आप कोर्ट में जाना चाहते हैं, जरूर जाइए, लेकिन कोर्ट का फैसला आप पे भारी पड़ेगा। मेरे बॉस से बोल के मुझे जॉब से निकलवा दिया। उसके बाद मेरी वाइफ और बेटी के पीछे गुंडे लगवा दिए। 2 दिन में अगर कंप्लेन वापस नहीं ली ना तो अंजाम बुरा होगा, समझे? कौन आदमी थे वो? पता नहीं, बिना नंबर प्लेट की बाइक पर आए थे और दोनों ने हेलमेट भी लगा रखा। हमने पुलिस को इस बात की जानकारी दी, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। सर आराध्या की फैमिली भले ही लगातार अजीत सिंह और उसके बेटे पर एलिगेशन लगा रही है, लेकिन अजीत की अलावा उसके खिलाफ नहीं जाती। ये देखिए सर, 19 मार्च को अजीत सिंह भोपाल में शादी में शामिल हुआ था और ये बात सही है सर, मैंने कंफर्म किया है। और सर ये एविडेंस अजीत जी के बयान को सपोर्ट करता है। मनीष, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम अभी भी इस बात से इन्फ्लुएंस हो कि अजीत सिंह एक काबिल ऑफिसर थे? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। मैं सोच रहा हूँ कि अगर सच में अजीत सिंह इस केस में इन्वॉल्व है तो अजीत सिंह जैसा काबिल ऑफिसर अगर इस तरह का कोई क्राइम करेगा तो वो इतनी सफाई से करेगा कि किसी का हाथ उसके कॉलर तक ना पहुंच पाए। हो सकता है ये जो अलीबाई के प्रूफ है ये अजीत सिंह के दाव पेच हो। लेकिन सर अगर ये कोई दाव पेच है तो अजीत सिंह 19 मार्च के इस फोटो में क्यों दिख रहे हैं? वो वेडिंग पार्टी चली होगी 18 मार्च की रात से 19 मार्च की सुबह तक, और 19 मार्च की रात को 12 साढ़े 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक आराध्या गायब थी। मनीष, ये भी तो हो सकता है उसी रात लेट नाइट अजीत सिंह भोपाल से इंदौर आ गया। लेकिन 19 तारीख की रात तक अजीत जी का फोन भोपाल में एक्टिव था, तो क्या ये भी कोई दावपेच का हिस्सा हो सकता है सर? ये दावपेच किसका है ये पता लगाने के लिए हमें सबसे पहले उस घर का पता लगाना होगा जिसके लिए आराध्या ने कहा था कि उसमें उसका रेप हुआ। आराध्या ने स्टेटमेंट दी थी कि उस घर का गेट नीले रंग का था, लेकिन पुलिस ने उस घर को ढूंढने की कोशिश ही नहीं की। लेकिन हमें ढूंढना है। श्योर सर। उस ब्लैक कार की क्या अपडेट है? एज पर द आराध्या's स्टेटमेंट अजीत सिंह के बेटे करण ने ब्लैक कार में ही उसको लिफ्ट ली। ठीक हो तुम? लेकिन आराध्या ने जहां से लिफ्ट ली थी उस जगह पे कोई सीसीटीवी नहीं है और रिकॉर्ड से भी ऐसा कुछ पता नहीं चला है कि करण के पास कोई ब्लैक कलर की कार हो। ठीक है, शुरुआत अजीत सिंह के बेटे करण से ही करते हैं। बुलाओ करण को पूछताछ के लिए। सर मैं उस रात पार्टी वेन्यू के बाहर आराध्या से मिला ही नहीं सर, और ना ही मेरे पास कोई ब्लैक कलर की कार है। सर मैं खुद शॉक्ड हूँ। पहले तो उसने मेरे पापा पे एलिगेशन लगाए और अब मुझे घसीट रही थी। अब तुम ये कहोगे कि उसने तुम्हारे पापा पर एलिगेशन इसलिए लगाए थे क्योंकि तुम्हारे पापा ने टेबल टेनिस कंपटीशन के लिए उसकी सिफारिश नहीं की थी। ऐसा पापा को लगता है। हो सकता है वजह कुछ और हो। क्या वजह हो? ऐसा कहना नहीं चाहिए लड़की के बारे में, पर वो मुझसे अट्रैक्टेड थी सर। वो फिजिकल होना चाहती थी मेरे साथ।
लेकिन तुमने अपने एक बयान में कहा था कि तुम आराध्या से सिर्फ 2 ही बार मिले थे। हाँ सर, 2 ही बार मिला था और सर दूसरे बार ही मुझे ऐसा सिग्नल देने लगे सर। तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लॉयल हो या फिर मैं पसंद नहीं तुम्हें? एक मिनट सॉरी आई कांट। मैंने उसे साफ मना कर दिया। हो सकता है उसकी ईगो हर्ट हुई हो सर। आप खुद सोचो सर, अगर मुझे कुछ करना होता तो मैं तब नहीं करता। ऊपर से उसने ऐसा कहा कि मैं उसे अपने पापा के पास ले गया। अजीत सिंह और उसका बेटा करण सिंह भले ही इस केस के प्राइम सस्पेक्ट थे, लेकिन इस केस में अभी बहुत कुछ था जो सामने नहीं आया था। जैसे कि आराध्या की मौत के पीछे का राज क्या था, वो नीले गेट वाला घर अगर था तो कहां था, वो काली गाड़ी अगर करण की नहीं थी तो किसकी थी, और उस रात पार्टी में मौजूद लोगों से भी इन्वेस्टिगेटिंग डिपार्टमेंट अपने तरीके से पूछताछ कर रही थी। और उस टैक्सी वाले को भी फिर से तलब किया गया जिसने आराध्या को रेप के बाद उसे उसके घर छोड़ा था। हाँ साहब, मैं मानता हूँ उस सुबह मैं MG रोड क्रॉसिंग पे था, लेकिन मैं अपनी टैक्सी में सो रहा था और मैंने उस लड़की को तब देखा जब वो मेरी टैक्सी हायर करने आई। उस वक्त हालत कैसी थी उसकी? हालत तो ठीक नहीं थी साहब, वो बहुत ज़्यादा डरी हुई लग रही थी। अरे क्या हुआ मैडम? साहब मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, वो कौन से व्हील और कौन से कमरे की बात कर रही थी। ये टैक्सी वाला बोल रहा है कि आराध्या किसी व्हील और कमरे की बात कर रही थी। कहीं ये कमरा वही तो नहीं जिसमें आराध्या का रेप हुआ था? तो किसी व्हील का भी उस ब्लू गेट वाले घर से कनेक्शन है? ऐसा कोई घर मिला? नहीं सर, फिलहाल तो नहीं। हाँ, लेकिन आराध्या की दोस्त नैना ने एक नई स्टेटमेंट दी। सर मैंने ये बात पहले भी पुलिस को बताने की कोशिश की थी, लेकिन वो वही जानने में इंटरेस्टेड थे जो वो जानना चाहते थे। कब की बात है ये? क्या हुआ? मुझे लगा वो सुप्रसाद अभी यहीं खड़ा था और हमें मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहा था। सर तब तो हमने ये बात को इग्नोर कर लिया था, लेकिन आराध्या के रेप और मर्डर के बाद ऐसा लगा कि शायद इसका कुछ कनेक्शन हो। नाम क्या उस घर का? सर शंकर, वो यही काम करता है। मैंने क्या किया सर? शंकर ने स्टेटमेंट दिया तेरे खिलाफ। स्टेटमेंट? कैसा स्टेटमेंट? कि सफाई के बहाने शंकर को तूने गर्ल्स लॉकर रूम के पास भेजा। पैसे दिए थे तूने शंकर को आराध्या का वीडियो निकालने के लिए। नहीं, शंकर झूठ बोले। शंकर झूठ बोले। कैसा वीडियो? वही वीडियो जो उसने तुझे भी सेंड किया था। उसकी मैसेज हिस्ट्री निकाली हमने और तेरी हिस्ट्री भी निकाली। इससे पहले भी कई लड़कियों ने कंप्लेन की थी ना तेरे खिलाफ। यकीन कीजिए सर, मैंने कुछ नहीं किया। आराध्या को लेकर तेरी बुरी नियत थी ना? मैंने शंकर को पैसे दिए थे वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, लेकिन आराध्या के साथ मैंने कोई गलत काम नहीं किया सर। इसी वीडियो के बल पे तू ब्लैकमेल कर रहा था ना आराध्या को? तू नहीं रेप किया ना आराध्या का? तेरे ही कहने पर आराध्या एसएसपी अजीत सिंह और उसके बेटे करण पर एलिगेशन लगा रही थी ना? नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर, मैंने नहीं किया। ऐसा नहीं किया सर, ये सौदागर तो वहीं का वहीं अटका हुआ है। करण और अजीत से भी इसके ऐसे किसी इशू का पता नहीं चला है जिससे लगे कि सौदागर की ब्लैकमेलिंग की वजह से आराध्या करण और अजीत पे एलिगेशंस लगा रही थी। मनीष, ये सिर्फ मेरी थ्योरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि अजीत सिंह और उनके बेटे करण को मैं शक के दायरे से बाहर कर रहा हूं। सर, एक थ्योरी मेरी भी है। अगर हम लोग ये मान लें कि आराध्या की संदिग्ध मौत और उसका रेप केस दोनों अलग अलग हैं, तो हम आराध्या की फैमिली को क्लीन चिट नहीं दे सकते। आराध्या का भाई और फादर तो चाहते ही नहीं थे कि आराध्या केस फाइल करे। वो तो आराध्या ने फोर्स किया तो अंत में जाकर केस फाइल हुआ। और शायद इसीलिए आराध्या को छत से गिराकर मार दिया गया। सिर्फ इस थ्योरी के बेसिस पे हम इनको इंट्रोगेट नहीं कर सकते। देखो कुछ मिलता है क्या इनके खिलाफ? अब आराध्या के पिता और भाई शक के दायरे में थे और तभी एक नई जानकारी सामने आई। आराध्या का जिस दिन मर्डर हुआ था सर, उसके कुछ दिन पहले से ये आदमी आराध्या के घर के पास मंडरा रहा था। कौन है? आराध्या की फैमिली ने तो इसको आइडेंटिफाई नहीं किया है, पर अपनी एक टीम इसकी पहचान पता करने में लगी हुई है। सर, मुझे आपको एक बात बतानी थी। मेरे पास कुछ दिन पहले एक फोन आया था। हेलो सर, वो फोन एक लड़की का था
इस केस के बारे में कुछ जानती थी, मुझसे मिलना चाहती थी, पर केस तब तक आपको ट्रांसफर हो गया। सर पीआई राजेश मौर्य ने जिस लड़के का नंबर दिया था वो नंबर किसी मंजू नाम की लड़की का था, लेकिन कुछ दिन पहले मंजू की एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। जी हाँ सर, और चौंकाने वाली बात यह है कि राजेश का ऐसा मानना था कि वो लड़की उन लोगों को जानती थी जिनके प्रेशर में आराध्या ने अजीत पर रेप केस लगाए थे। अगर इंस्पेक्टर राजेश को ये बात पहले से पता थी तो उसने ये बात हमें बताने में इतना टाइम क्यों लगा दिया? मंजू हिट एंड रन केस नरेंद्र नगर थाने में आया था, और जिस टेम्पो से मंजू का एक्सीडेंट हुआ था उस टेम्पो का भी अभी तक पता नहीं लगा पाए ये लोग। और सर वो लोग ऐसा मान रहे हैं कि मंजू जानबूझ के टेम्पो के आगे आई, क्योंकि मंजू के फादर ने स्टेटमेंट दिया था कि मंजू ने पहले भी सुसाइड करने की कोशिश की थी। मंजू के फादर से मिलना पड़ेगा। हाँ साहब, ये सच है कि मेरी बेटी ने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। लेकिन आपकी बेटी मंजू ने पहले आत्महत्या करने की कोशिश की ही क्यों थी? वो आदमी पापा, साहब मेरी बेटी ने बताया कि वो लोग उसे ब्लैकमेल करके उसके साथ ज़बरदस्ती करते थे साहब। मुझे अपनी बेटी पे शक था पहले कि शायद उसका चक्कर उस गाड़ी वाले के साथ चल रहा है। कौन गाड़ी वाला? क्या वो गाड़ी ब्लैक कलर की थी? जी साहब। फिर साहब मैंने उस कार का पीछा किया जिस कार में मेरी बेटी थी, और वो कार एक कोठी में घुस गई। मैं कोठी में जाने की कोशिश की, लेकिन साहब वॉचमैन ने मुझे अंदर जाने नहीं दिया। कहाँ है वो कोठी? सब आराम नगर में है साहब। जिस कोठी की बात तुम कर रहे हो, ब्लैक कलर की कार जिस कोठी में घुसी थी, उस कोठी का गेट नीले रंग का है। कलर चेंज कर दिया। कौन हो भाई? अरे गाड़ी में डालो इसको। अरे साहब मैंने क्या किया साहब? ये साहब मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, वो कौन से व्हील और कौन से कमरे की बात कर रही थी। किसका घर है ये? क्या होता है यहाँ पे? साहब का घर है। कौन से साहब का घर है ये? अब सफाई देने के लिए कुछ नहीं बचा। बेनामी संपत्ति का वो घर जब्त हो चुका है, और तुम्हारा वफादार खबरी मुकेश उठा लिया उसको हमने। मुकेश सब कुछ कबूल कर चुका है। क्या कबूल कर चुका है वो? यही कि मेरे कहने पर उसने उस लड़की को छत पे से फेंक कर मारा। हाँ, मैंने करवाया उस लड़की का मर्डर, क्योंकि उस लड़की ने मेरा जीना हराम कर दिया था। मेरा 30 साल का बेदाग करियर खाक में मिला दिया था। लेकिन इससे ये कहाँ साबित होता है कि मैंने उस लड़की का रेप किया? अजीत सिंह एक बहुत ही पावरफुल और पहुंच वाला ऑफिसर था, इसलिए आईडी के लिए यह बेहद जरूरी था कि वो उसके खिलाफ पुख्ता सबूत जुटाए। आईडी की टीम ने क्राइम सीन की फोरेंसिक जांच करवाई और वहां उन्हें आराध्या, अजीत और कुसुम तीनों के ही डीएनए के ट्रेसेस मिले, और उस प्रॉपर्टी की डिटेल से यह भी पता चल गया कि वो बंगलो अजीत सिंह की ही एक बेनामी संपत्ति थी। तुम मुंह खोलेगा या फिर मैं मेरे तरीके से मुंह खुलवाऊं तेरे से? गर्मी मत दिखाओ जिंदल, गर्मी अच्छे अच्छे को खा जाती है, मुझे भी खा गई। औदा मिलते ही अंदर की सारी बुरी आदतें उबाल मारने लगती हैं। मुझे लड़की की आदत थी और मेरे बेटे को ड्रग्स की। मैंने कई बार कोशिश की कि उसकी आदत मैं छुड़वाऊं, लेकिन बाद में हम दोनों ने संधि कर ली। मैं उसकी आदतें पूरी करता था और वो मेरी जरूरत है। सर मंजू, मैंने उससे दोस्ती करी, उसे लगा मैं उससे प्यार करता हूँ, लेकिन मैं उसे अपने पापा के पास ले गया था। मंजू कमजोर थी, उसे मजबूर करना बहुत मुश्किल नहीं था, लेकिन आराध्या नखरीली क्रीम थी। करण को उसके लिए बहुत पापड़ बेलने पड़े। सर वो पार्टी में आराध्या के
बियर में मैंने ही नशे की गोली मिलाई थी सर। पार्टी के बाद जब आराध्या घर को निकली तो मैं उसके पीछे गया। मैंने देखा सर वो ऑलमोस्ट बेहोश सी पड़ी थी रास्ते में। मैं उसे लिफ्ट दी और पापा के पास ले गया। तुझे लगा कि आराध्या तुझे कभी पहचान नहीं पाएगी, लेकिन आराध्या ने तुझे पहचान लिया, वर्दी उतरा दी तेरी, और ये बात तेरे से बर्दाश्त नहीं हुई। हाँ, नहीं हुई मुझसे बर्दाश्त। और ये बात भी मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई कि मेरा ही डिपार्टमेंट मेरे पीछे हाथ धो करके पड़ा था। और वो खबरी मुकेश मेरा पुराना वफादार, और उसने मेरे कहने पर आराध्या को खत्म कर दिया। मंजू को भी तूने ही मरवाया ना? मंजू सर पे चढ़ने लगी थी। आराध्या की हिम्मत देखकर उसे भी हिम्मत आने लगी थी। उसने इंस्पेक्टर राजेश को फोन कर दिया। हेलो, ये बात मुझे पता चल गई और मौका देखते ही मैंने उसे भी। पुलिस रक्षक होती है, भक्षक नहीं। और एक बाप अपनी औलाद को सही रास्ते पर लाता है, गलत रास्ते पर नहीं। तूने अपने बेटे को अपने निजी स्वार्थ के लिए गलत रास्ते पर लाया। आराध्या भले ही आज हमारे बीच नहीं है, पर आखिरकार उसे इंसाफ मिल गया। लीजिए सर चाय। भाई कोई हिलेगा तो खोपड़ी खुल जाएगी। चलो चलो चल चलो चलो चल चल। अरे भाई चश्मिश चल, गाड़ी डिलीट करो। अरे सोच कर रहा है, कर दे भाई, नहीं तो बीवी बेवा हो जाएगी थारी। चल फटाफट कर निकाल। चल 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 चल। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल सतर्क के आज के इस केस में मैं अनूप सोनी आप सबका स्वागत करता हूं। किसी न किसी कारण से दिल्ली का नाम अखबार की सुर्खियां बनता रहता है। बैंक रॉबरी की यह वारदात भी सुर्खियां बटोरने वाली थी, लेकिन इस जुर्म की जड़ें काफी गहरी थी। जो नजर आ रहा था उससे कहीं ज्यादा संगीन थी इस जुर्म की श्रृंखला। हाय रुचि बेटा। मम्मा, आई एम so proud of you. थैंक यू सो मच मेरा रुचि पुची। आपको पता है मेरे स्कूल के फ्रेंड्स मान ही नहीं रहे कि आपका नाम न्यूज़पेपर में आता है। आज मैं ये न्यूज़पेपर स्कूल ले जाऊंगी, सबको बताऊंगी, टीचर को भी। ओके मेरा बच्चा। अच्छा मुझे बताओ, आपने नाश्ता किया? नहीं मम्मा, अभी नहीं किया। आप कब आओगी? आई मिस यू सो मच। आई मिस यू टू मेरा बच्चा। मम्मा ना आपकी बर्थडे से पहले आ जाएगी, मम्मा प्रॉमिस। ओके मम्मा, लव यू। लव यू टू बच्चा। मुझे दे। हाँ बेटा, नाश्ता कर लिया? क्या माँ, 5 बजे तो ऑफिस से आई हूँ। आपको पता है मैं अभी रुचि से यही पूछ रही थी कि उसने नाश्ता किया या नहीं। कैसा होता है ना,
सब माएँ एक जैसी होती हैं, सब माओं का सवाल भी एक जैसा होता है। अच्छा बाबा, सवाल नहीं पूछती लेकिन सलाह तो दे ही सकती हूँ ना। हाँ देख रचना बेटा, ये नाम कमाने के चक्कर में ना तू दुश्मन मत बना लेना। छोटी मोटी खबरों तक तो ठीक था, लेकिन तू अब जो कर रही है ना वो खतरनाक है। तुम्हारे सीनियर निशा को शौक होगा खतरों से खेलने का, लेकिन उसके शौक के लिए तुम अपनी जान खतरे में मत डालना, समझी? अरे अब उठ भी जा, कब तक सोती रहेगी? रात भर निशाचर की तरह घूमती रहती है। कितनी बार बोला कि अब ये करियर वरियर छोड़ो और शादी पे ध्यान दो, और इस बार मेरी बात नहीं मानी ना तो देख लेना। मम्मा, क्या आप रोज रोज सुबह चालू हो जाती हो? फोन पे धमकियां कम आ रही थी क्या, जब आप भी चालू हो गई? देख, ये मजाक की बात नहीं है, मैं बहुत सीरियस हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है बाबा, मैं शादी कर लूंगी, लेकिन शादी करने के लिए कोई लड़का भी तो मिलना चाहिए ना। अरे तो वो है ना तेरे ऑफिस में तेरे साथ जो काम करता है, अभिषेक, उसमें क्या खराबी है? कर लो बात, जब देखो फोन ही आते रहते। हाँ, अभिषेक 100 साल जियोगे तुम। एक्चुअली मेरे घर पे ना तुम्हारा ही मुद्दा छिड़ा हुआ है। मेरी तारीफ कर रही थी या बुराई? तारीफ और तुम्हारी भूल जाओ। एक्चुअली वो क्या है ना कि मेरी मम्मी मुझे बार बार कन्विंस कर रही है कि मैं तुमसे शादी कर लूं। तो बोलो, करोगे मुझसे शादी? यार तुम ना सुबह सुबह मेरा दम मत निकाला करो यार। अच्छा, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? ये लो, अपनी होने वाली सासू माँ से ना खुद ही बात कर लो। चलो। अरे अरे मम्मा कहाँ जा रही हो? बात तो कर लो अपने होने वाले दामाद से। हाँ अभिषेक, आई एम सो सॉरी यार। एक्चुअली क्या है ना, मेरी मम्मा का ना रोज सुबह का यही गाना चालू रहता है, शादी कर ले शादी कर ले, इसलिए आज मैंने उनको ज्वाइन कर लिया। तुम्हारे न्यूज आर्टिकल का असर हो गया है। पुलिस ने कुरैशी को अरेस्ट कर लिया है, उसके यूनिट पर रेड करी और सारे के सारे बच्चों को छुड़ा लिया। अरे वाह अभिषेक, क्या न्यूज सुनाई है तुमने? बच गई ना बैंड उस कुरैशी की। हाँ बैंड तो बजाई थी तुमने। चलो ऑफिस में मिलते हैं। निशा और अभिषेक, तुम दोनों इस बार इलेक्शंस कवर करोगे। पर सर फिर क्राइम कौन कवर करेगा? आई मीन कुरैशी जैसे काफी लोग हैं दिल्ली में। तुम्हारी असिस्टेंट रचना करेगी। आई थिंक वो आपसे इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग कर सकती है, एंड आई एम प्रोमोटिंग हर। हे, कांग्रेचुलेशंस रचना। थैंक यू सो मच सर। यू डिजर्व इट रचना। थैंक्स कहने की जरूरत नहीं, पर हाँ ट्रीट देने की जरूरत है। ओके रुचि पुची, मम्मा भी ना जल्दी 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 आ जाएगी। क्या खिचड़ी पक रही है माँ बेटी में? बहुत खुश है रुचि। पता है, उसने अपने पूरे स्कूल में सबको न्यूज आर्टिकल दिखाया। निशा, थैंक यू सो मच यार, तेरी वजह से ये सब पॉसिबल हो पाया। अब इतना सेंटी मत हो, ये बता कि रुचि को दिल्ली कब लेके आ रही है? हाँ, अब स्कूल्स में बात की है काफी। होपफुली नेक्स्ट एकेडमिक ईयर उसका यही होगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरी ट्रीट मत भूल जाना। वापस आने के बाद बहुत बड़ी ट्रीट दूंगी, इनफैक्ट पार्टी करेंगे। पर हाँ, उससे पहले तुझे मेरी हेल्प करनी है। हाँ, रुचि के लिए बर्थडे गिफ्ट लेना है, और कल 12 बजे मेरी बस है, फिर टाइम नहीं मिलेगा। मैं एक शॉप जानती हूँ जो 24 घंटे खुली रहती है, ऑफिस के बाद जाते हैं। ग्रेट। क्यों बे लोंडियो, ज्यादा उड़ रही है क्या? पंख नहीं काटेंगे, अब के सीधा गर्दन कटेगी। समझ जा तू और समझा दे अपने असिस्टेंट ने भी। भौंकने वाले काटते नहीं, अगर हिम्मत है ना तो नाम बता। अरे तू टेंशन मत ले, ये सब तो चलता रहता है। देख, हम ऑफिस के बाद जाएंगे, रुचि का गिफ्ट लेंगे, ठीक है? चल अभी मैं जाती हूँ।
किसका फ़ोन था? कुछ नहीं यार, बस वही हाई प्रोफाइल जर्नलिस्ट होने के पक्ष बॉयफ्रेंड के नहीं बदमाशों के कॉल आते हैं मुझे, गालियों से भरे हुए। चलो बाय, सी यू टुमारो। बाय बाय। साहब वो 5 मिनट लगेंगे, पेट्रोल भरा लूं क्या? नहीं, हाँ हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं, पहले हमें घर छोड़ दो, उसके बाद जो करना है कर लेना। हाँ। रिटर्न आने में मेरा पेट्रोल खत्म हो जाएगा, मैं फंस जाऊंगा फिर, बस थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये दिन भर से याद नहीं आ रहा था कि पेट्रोल डलवाना है? हाँ, और अभी सर्विसिंग के लिए भी दी थी ना गाड़ी। याद था मुझे, पर दिमाग से निकल गया पेट्रोल का। अभी अभी फटाफट भर लूंगा मैं। जो करना है ना जल्दी करो। मैंने ले लिया। ये ड्राइवर भी ना पेट्रोल के चक्कर में मेरी बस छुड़वा देगा। सर मेरा नाम अभिषेक है, निशा और रचना मेरी कलीग्स हैं सर। यही वो जगह है जहाँ पर हमारे ऑफिस का कैब ड्राइवर विष्णु रोज उन्हें ड्रॉप करता है। उनका घर पास में ही है सर। सर जैसे ही हमारे एडिटर विजय सर ने मुझे रचना को आए कॉल के बारे में बताया। हेलो रचना। अरे आप फोन मिला दिया साली ने। मार के फेंक इसको। मैंने फौरन आपको बता दिया और यहाँ पर आ गया। विष्णु का नंबर दीजिए। जी। तो रचना और निशा का यहाँ से कहीं और जाने का प्लान था? सर मुझे नहीं लगता, क्योंकि रचना की आज 12 बजे की बस है, वो 2 दिन के लिए अपने घर जा रही है बुलंदशहर। हम तीनों ऑफिस से साथ में निकले थे, फिर हमने रचना की बेटी के लिए गिफ्ट लिया, फिर विष्णु ने मुझे घर ड्रॉप किया और निशा रचना को लेकर निकल गया। सर विष्णु का नंबर तो बंद आ रहा है। ये विष्णु कैसा आदमी है और आपके ऑफिस में कितने अरसे से काम कर रहा है? 1 साल से सर, और 1 महीना पहले उसकी वजह से हमारे ऑफिस में बवाल हुआ था। विष्णु, ये जो रियर व्यू मिरर है ना, ये पीछे गाड़ियां देखने के लिए होता है, समझा ना? नहीं साहब, वो मैं पीछे देखने के लिए सेट कर रहा था। Oh God, is he drunk? तूने पी रखी है ना? नहीं। विष्णु निकल जाओ यहाँ से अभी के अभी। साहब मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, दोबारा ऐसा गलती नहीं होगा मुझसे। साहब बोलो ना आप, मैं माफी मांगता हूँ, मैं दोबारा गलती नहीं करूंगा। एक चांस और दीजिए प्लीज। तो निशा ने उस वक्त तो माफ कर दिया विष्णु को, लेकिन हो सकता है विष्णु के मन में कहीं खटास रह गई और उस बेइज्जती का बदला उसने अब लिया। हो सकता है सर, लेकिन आप प्लीज निशा और रचना को जल्दी ढूंढ लीजिए सर। निशा की माँ का रो कर बुरा हाल है, रचना की माँ को तो मैंने अभी तक बताया भी नहीं है। बेफिक्र रहिए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। विशाल सर, विष्णु का पता लगाओ। जी सर। सर प्रेस वैन का रजिस्ट्रेशन नंबर मैंने हर टोल नाका और चेक पोस्ट पे भेज दिया है। सभी टोल नाका की सीसीटीवी स्कैन करो, बैरिकेडिंग करवाओ और हर गुजरने वाली गाड़ी को स्कैन करो। सर आसपास कहीं भी सीसीटीवी नहीं है। वहाँ कॉर्नर पे एक पान वाले की दुकान है। उसने बताया कि सुबह उसके एक साथी ने लड़कियों की चीखने की आवाज सुनी थी, पर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। इसका मतलब ड्राइवर विष्णु गाड़ी को लेकर यहाँ तक तो आया था, पर यहाँ आने के बाद उसका प्लान बदल गया। एक काम करो, विष्णु, रचना और निशा तीनों के फोन सर्विलेंस पर डालो। जल्दी आइए, निर्मल बाग में कुछ मिला है। सर झाड़ियों में डॉल मिली। अभिषेक ने बताया था कि रचना ने अपनी बेटी के लिए गिफ्ट खरीदी। हो सकता है ये वही हो। फॉरेंसिक भेजो, हो सकता है किसी के फिंगरप्रिंट्स मैच हो जाए। सर 2 जाबाज महिला पत्रकारों के साथ हुई इस घटना ने पूरी दिल्ली को हिला कर रख दिया है। हमने आपको पहले भी बताया कि पुलिस के इस क्राइम सीन में पहुंचने के पहले ही एक पीड़िता की मौत हो गई, वहीं दूसरी पीड़िता की हालत नाजुक बताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार कहा जा रहा है कि पीड़िताओं के साथ पहले दुष्कर्म किया गया।
महिला पत्रकारों के साथ हुई ये घिनौनी वारदात एक सबूत है पुलिस और प्रशासन के खिलाफ। ये मीडिया इस केस को बहुत उछालने वाला है। अब कमिश्नर साहब का 2 बार फोन आ चुका है। ये ड्राइवर विष्णु मुझे 24 घंटे के अंदर अंदर लॉकअप में चाहिए। सर कौन शामिल था तेरे साथ निशा और रचना को किडनैप करने में? मैंने कुछ नहीं किया साहब। मैंने तो दोनों साहब को उधर ही छोड़ा था जहां मैं हमेशा छोड़ता था। तो अपना मोबाइल बंद करके छुप कर क्यों बैठा था? छुप कर नहीं बैठा था साहब, मेरी छुट्टी थी आज, तो उनको छोड़ने के बाद अपने दोस्त लोग के साथ पार्टी मना रहा था। अरे यार, ये बैटरी भी अभी डेड होनी थी। आपका शक सही था। निशा के गले के ऊपर जो निशान है उन्हें देखकर तो यही लगता है कि उसकी मौत गला घुटने से हुई है। और रचना? कंडीशन क्रिटिकल है, हमने उसे आईसीयू में शिफ्ट कर दिया है। उसके सिर पे गहरी चोटें आई हैं। कहीं घूमने चले? रचना, इसी मीटिंग की वजह से तुम अपनी बच्ची को स्कूल से नहीं ला पाए। रचना देखो, तुम गलत समझ रही हो। हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। बस, अब मैं और रुचि एक पल भी तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। जहाँ जाती हो ना तुम, तो जाओ, लेकिन लौट कर वापस बताना। सच बोलने वाले रिपोर्टर को तो हमेशा खतरा रहता है सर। निशा ने रिसेंटली एक मीट पैकेजिंग यूनिट के ऊपर एक स्टोरी ब्रेक की थी, जहां पे दर्जनों बच्चों को इलीगली काम पे रखा गया था। ये लीड निशा को एक एनजीओ वर्कर देव ओझा ने दी थी। निशा की इस स्टोरी के बाद पुलिस फौरन एक्शन में आई, वहां पे रेड किया और वहां के सारे बच्चों को रेस्क्यू किया और वहां के फैक्ट्री के मालिक करीम कुरैशी को भी अरेस्ट किया। करीम कुरैशी और ड्राइवर विष्णु, उसने एक बार निशा के साथ बदतमीजी की थी। बात आप तक भी पहुंची, लेकिन आपने उसे नौकरी से नहीं निकाला। सर गरीब आदमी है, पिछले 1 साल से मेरे पास है। निशा ने भी जोर नहीं दिया, इसलिए मैंने पहली गलती समझकर उसको माफ कर दिया। और रचना ने जब आपको आखिरी बार कॉल की, वो कॉल महज 20 सेकंड की थी, फिर भी आपने रिकॉर्ड की, पूरी कॉल रिकॉर्ड की। क्या आपको पहले से अंदाजा था कि ये कॉल इतनी इंपॉर्टेंट? सर मैं एक न्यूज़पेपर चलाता हूँ, मुझे हर रोज़ धमकी आती है। हम जर्नलिस्ट हमारे सारे कॉल्स रिकॉर्ड करते हैं और ये एक बेसिक चीज़ है हमारे प्रोफेशन में। तोड़ो इस विष्णु को, नहीं उगले तो हलक में उंगली डाल के उगलवा। सर एक बात बतानी रह गई थी। निशा को पिछले 2-3 दिनों से एक प्राइवेट नंबर से धमकी के कॉल्स आ रहे थे। जिस दिन ये हादसा हुआ उस दिन भी। हाँ मनीष, करीम से बात करने की परमिशन मिली? जी हाँ सर, अभी दीवानपुर पुलिस स्टेशन शादरा से परमिशन मिला है। तुम शादरा पहुंचो, हम करीम से मिलते हैं। साहब उन गरीब बच्चों को मेरे यहाँ पे काम करके 2 वक्त की रोटी मिलती थी। उनके माँ बाप खुद छोड़ के गए थे मेरे पास उन्हें। उन लड़कियों ने जानबूझकर मुझे फंसाया और इसकी सज़ा अल्लाह ने उन्हें दे दी। सजा अल्लाह ने दी या तूने? और अब अपना सारा किया कराया ऊपर वाले पे डाल रहा। मैं क्या कर सकता हूँ साहब, मैं तो यहाँ जेल में हूँ, लेकिन ज़्यादा दिन रहूँगा नहीं। आज नहीं तो कल जमानत हो ही जाएगी मेरी। जी हाँ सर, कुरैशी की वॉइस रिकॉर्डिंग की, उसकी आवाज़ धमकी वाले कॉल से मेल तो नहीं खा रही है, फिर भी डिटेल इन्वेस्टिगेशन के लिए फॉरेंसिक भेज दिया उसे। और उसके कॉल रिकॉर्ड भी निकला, क्रिमिनल बैकग्राउंड का आदमी है, हो सकता है किसी हिस्ट्री शीटर से करवाया। राइट सर। मनीष, दोनों लड़कियों को एक साथ किडनैप किया गया, जिसमें से निशा के साथ गैंग रेप किया गया और उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। रचना के साथ सिर्फ रेप, ऐसा क्यों? सर अब इस सवाल का जवाब या तो रचना दे सकती है या फिर वो क्रिमिनल्स। नहीं मनीष, अब सारे सवालों के जवाब हमें ही ढूंढने। रचना और निशा, इनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में जितने भी लोग हैं सबसे बातचीत करो। निशा के साथ जिस तरह से बेरहमी से गैंग रेप किया गया और उसका कत्ल किया गया, और रचना की जो हालत है, उससे तो यही लगता है कि इन दोनों के साथ किसी ने कोई गहरी दुश्मनी निकाली। आखिर ऐसी कौन सी दुश्मनी थी जिसकी कीमत निशा को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी, या फिर इस वारदात का मकसद कुछ और ही था? एक बात बता, कि गार्ड ने गोली मारी या तो बात हमारी समझ में आ गई, लेकिन वो चाय वाले ने क्यों मार दिया? अरे हमारे पैर पे चाय गिरा दी थी बाबड़ी बूच ने, पैर गंदा कर दिया था हमारा, मार दिया।
हेलो। अरे कांड खोल के सुन लो सब, अपने अपने फ़ोन के सिम निकाल के फेंक दो, कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड होना है हमें। सर मेरे परिवार में कोई भी लड़की नौकरी नहीं करती है, लेकिन रचना को मेरे परिवार की इज्जत का कोई ख्याल नहीं था। उसे तो बस अपनी फ्रीडम प्यारी थी। और ये जो उसकी सहेली है निशा, वो उसे चढ़ाती रहती है, ये चढ़ती रहती है। मैंने कुछ कह दिया तो बेटी को लेकर मायके जाके बैठ गई। तो आप कहना चाहते हैं कि रचना को फ्रीडम चाहिए थी, इसलिए वो अलग होना चाहती थी, बट फ्रॉम योर साइड इट वॉज परफेक्टली ऑलराइट। हमारे बीच म्यूचुअली डिसाइड हुआ था कि अलग होने के बाद हम अपनी ज़िंदगी अपने ढंग से जी सकते हैं। अलग होने के बाद? लेकिन आपका तो रचना से डिवोर्स नहीं हुआ, फिर भी आपने एंगेजमेंट कर ली, और कानूनी तौर पर वो अभी भी आपकी बीवी है। इतना बड़ा हादसा हुआ, आपने कोई खबर नहीं ली। मैं खबर क्यों लेता सर? रचना और मेरे बीच में कोई रिश्ता है ही नहीं। रही बात तलाक की, तो हाँ मैं उससे तलाक लेना चाहता था, लेकिन रचना बहुत बड़ी लालची औरत निकली। एलिमोनी पे उसने 20 लाख रुपए मांग लिए मुझसे। सर इतनी बड़ी रकम मैं कहाँ से लाके देता? इसलिए उसे रास्ते से हटाने की कोशिश की ताकि झंझट ही खत्म हो जाए। सर मैंने नहीं मारा उसको, मैं क्यों मारूंगा उसे? जिस वक्त रचना और निशा पर हमला हुआ उस वक्त तुम कहाँ थे? मैं अपने घर था सर, बुलंदशहर में। ये तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड्स, इनके हिसाब से तुम उस दिन दिल्ली में थे। सर एक्चुअली मेरा ट्रांसपोर्ट का काम है, मेरे पास कई ट्रक्स और टेम्पोज हैं। कई शहरों में मेरे ऑफिस हैं, दिल्ली में भी है सर। तो शायद उस दिन मैं वहीं रहा हूँगा। सॉरी सर, दिमाग से निकल गया था। जब तक केस सॉल्व नहीं हो जाता दिल्ली से बाहर नहीं जाओगे। मैं जा सकता हूँ सर? ये अभी पूरा सच नहीं बोल रहा, नजर रखो इस पे। एक बात कान खोल के सुन लो, हमारी संतान आने से पहले हमारे को सोने के कंगन चाहिए। भाई साहब 2 मिनट। सर फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है सर। विष्णु और उसके दोस्तों के वॉइस सैंपल्स किडनैपर से मैच नहीं हुआ। विष्णु ने कुछ और बताया? विष्णु का कहना है कि सर जिस दिन क्राइम हुआ था उस दिन निशा और रचना अपनी डेली रूट से घर नहीं गई थी, काफी घूमी थी। वो सनशाइन एनक्लेव वाला रास्ता लिया था। यहाँ पे नवदेश न्यूज का ऑफिस है। नवदेश न्यूज से एक गाड़ी निशा, रचना और अभिषेक को लेकर इस तरफ निकलती है। एकता नगर, लोटस मार्टिन से गाड़ी पहुंचती है गुप्ता कॉलोनी, जहाँ पे गाड़ी अभिषेक को ड्रॉप करती है। अभिषेक को ड्रॉप करने के बाद गाड़ी आगे बढ़ती है झांझर नगर, फिर आदिलबाग, और आदिलबाग होते हुए गाड़ी फाइनली पहुंचती है व्यास चौक। निशा और रचना दोनों लड़कियां ड्रॉप होती हैं। फिर यहाँ से 6 किलोमीटर आगे ईस्ट में निर्मल बाग। हमने सारे रूट के स्पीड भी चेक किए, ऐसा कोई भी व्हीकल स्पॉट नहीं हुआ जो उनका पीछा कर रहा हूँ। हो सकता है कि किडनैपर्स पहले से ही ड्रॉपिंग पॉइंट पर उनका इंतजार कर रहे हो, या फिर इस पूरे रूट में सीसीटीवी कहाँ कहाँ पर है ये पहले से स्टडी कर रखा होगा। तो किडनैपर्स ने बहुत पहले से प्लानिंग कर रखी होगी, और प्लानिंग बड़ी बारीकी से की गई। नवदेश न्यूज से सनशाइन एनक्लेव वाले रूट के सीसीटीवी एक बार फिर से स्कैन करो। अगर कोई गाड़ी आधे रूट तक भी फॉलो कर रही है उस गाड़ी की डिटेल निकालो। आई एम श्योर ब्रेक थ्रू इसी रूट में कहीं पर। और एक बात सर, ये कुरैशी के कॉल रिकॉर्ड स्कैन किए, क्लीन है। कुरैशी की कंपनी की निशा को टिप किसने दी थी? देवो जाने थे, एनजीओ चला था। जो आदमी छोटे छोटे बच्चों से जानवरों की तरह काम करवाता हो वो कुछ भी कर सकता है। वो जेल में है तो क्या हुआ, उसका एक खास आदमी समीर अब तक फरार है। रेड के दिन वो पुलिस के हाथों से भाग निकला था। हेलो सर, लगता है समीर खान अंडरग्राउंड हो गया है। अपने खबियों को काम पे लगाता हूँ उसे ढूंढने के लिए। निशा को जो धमकी भरे कॉल्स आ रहे थे उनसे कुछ पता चला? इंटरनेट कॉलिंग थी सर, इसलिए ट्रेस नहीं हो पाया। लेकिन सर किडनैपर्स के कॉल में जो आवाज़ रिकॉर्ड हुई थी उस तरह का लहजा बेवर रीजन में इस्तेमाल किया जाता है, और ये समीर खान वहीं का रहने वाला है। ये समीर खान इस केस की अहम कड़ी साबित हो सकता है। बेवार पुलिस से समीर खान की डिटेल शेयर करो। खींच निकालो इस चूहे को बाहर। सर रचना को होश है। रचना अभी भी ट्रोमा में है। अगर रचना से हादसे के बारे में ज़्यादा बात की जाए तो उसे पैनिक अटैक आ सकता है, ब्रेन डैमेज भी हो सकता है। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप कुछ दिन रुकें। लेट हर रिकवर फर्स्ट। एक्सक्यूज मी। देखिए, हम नहीं चाहते कि आपकी बेटी को कोई भी तकलीफ हो, लेकिन अगर रचना कुछ भी बताए या उसे कुछ भी याद आए तो प्लीज़ हमें इन्फॉर्म करिए। मनीष सर, एरिया के जितने भी टेम्पो वाले हैं सबको राउंड ऑफ करो। देखो ये 5 डिजिट किसके मोबाइल के, और बदरपुर इलाके में
क्राइम वाले दिन की जितनी भी फुटेज है उसे दोबारा स्कैन करो। ये टेम्पो इसमें जरूर मिलेगा। ये विष्णु और कुरैशी इनके कॉल रिकॉर्ड्स फिर से स्कैन करते हैं, हो सकता है ये नंबर उनसे जुड़ा हो। RTS यानी रेप ट्रॉमा सिंड्रोम, ये एक मानसिक स्थिति है जिसका रेप विक्टिम पर काफी समय तक असर रहता है और रचना भी इसी ट्रॉमा से जूझ रही थी। रचना की मानसिक स्थिति काफी नाजुक थी। एक रेप विक्टिम के लिए रेप इंसिडेंट को बार बार याद करना काफी तकलीफदेह होता है। ये रचना की हिम्मत थी जो ऐसी हालत में भी वो पुलिस को एक नंबर का क्लू दे पाई। लेकिन पुलिस के सामने अभी कई चुनौतियां थी। ये देखना अभी बाकी था कि ये 5 नंबर्स पुलिस को इस केस में कहां तक ले जाने वाले थे। सर मैंने सारे सस्पेक्ट और इस केस से जुड़े सभी लोगों की सीडीआर चेक की, लेकिन कहीं भी कोई ऐसा नंबर नहीं मिला जिससे लास्ट में ये 5 डिजिट हो, 36366। सर मुझे भी ऐसा कोई टेम्पो नहीं मिला जिस पे ये लिखे हो 36366। किसी भी टेम्पो पर नॉर्मली किसका नंबर लिखा होता है? मोस्टली तो ओनर का ही होता है सर कभी कभी टेम्पो पे ओनर के ऑफिस का लैंडलाइन नंबर होता है। हम लोग मोबाइल नंबर ढूंढ रहे हैं, शायद लैंडलाइन नंबर हो। एग्जैक्टली। अभी हमें इतना तो पता है कि ये क्रिमिनल जो भी है वो व्यवहार रीजन में कहीं से है। तीनों जिलों के एसटीडी कोड निकालो, उन एसटीडी कोड के साथ ये 5 डिजिट मिला के डायल करो। अगर ये किसी का लैंडलाइन नंबर है तो कहीं ना कहीं घंटे जरूर बजेगी। आजा, बैठ जा। देखो भाई 2 दिन में निकलना है हमें, सब लोग तैयार है ना? हमारी बात मानो तो ये सुपारी वाला काम ठीक ना है और चोरी चकारी लूटपाट ठीक है अपने लिए। अरे मेहंदी हट रही है क्या थारी? हैं? तू ना एक काम कर, तू ना जनानियों में रह भाई, ठीक है थारे लिए। जो चोरी चकारी तेरे बस का काम ना है। पिकअप वैन पहुंच गई है, मेरे फोन का इंतजार करना। हाँ बल्ली बोल। अच्छा ठीक है, नजर रखो उस पर। समीर खान का पता चल गया, उठाओ उसे। सब 36366 सब ये किसका नंबर है मुझे नहीं पता साहब, मैंने कुछ नहीं किया। तूने कुछ किया नहीं तो चुप क्यों रहा था? कुरैशी भाईजान के अरेस्ट के बाद पुलिस मेरे पीछे पड़ गई थी साहब, चाइल्ड ट्रैफिकिंग के चक्कर में साहब। मैं कुरैशी भाई को बच्चे ला कर देता था, इसलिए मैं छिप गया साहब। पर साहब वो लड़कियों से मेरा कोई लेना देना नहीं है साहब। तेरा लेना देना है या नहीं ये भी पता चल जाएगा, समझ? सब बता। निशा को मैं धमकाया था साहब, पर मैंने कुछ नहीं किया साहब। जिस दिन ये कांड हुआ उस दिन भी तूने निशा को फोन किया? जी साहब। टुकड़ों में इंफॉर्मेशन दे रहा। मारो साले, टुकड़े में। समीर को वो सैंपल किडनैपर के वॉइस सैंपल से मैच करने के लिए भेजो, और फिंगरप्रिंट्स भी। शायद उस डॉल पर जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो इससे मैच हो जाए। मम्मी ये सब क्या लिखा है आपके बारे में? सर हमने 36366 नंबर के साथ नाम हतिन और नू के एसटीडी कोड्स लगाकर कॉल किए। इनमें से 2 लैंडलाइन नंबर चालू हैं। एक नंबर डॉक्टर पुजारी का है और दूसरा जमाल शेख का है, जो मवेशियों का व्यापारी है। उठाओ इस जमाल शेख को, हो सकता है समीर ने इसे इसके टेम्पो को हायर किया। सर जी 2 गड्डी है हमारे पास, दोनों ने ना आज तक हरियाणा बॉर्डर क्रॉस ना किया, कोई काम ही नहीं पड़ता। तेरे बाप ने तो ये 3 टेम्पो दिए थे विरासत में, भूल गया क्या? ये देख, ये रहे उन तीनों के नंबर। 2 यहाँ पे हैं, तीसरा कहाँ है? ओ हाँ साहब जी, ये तीसरी गड्डी 3 साल पहले मेरा छोटा भाई कासिम ले गया था, तब से मैंने ना देखी। कहाँ है कासिम? बोल। सर गांव वालों ने कंफर्म किया है कि कासिम पिछले कई सालों से गांव में नहीं आया। पता लगा इस कासिम का,
दिल्ली और व्यवहार में हर जगह इसकी फोटो सर्कुलेट करो, अपने खबरियों को एक्टिव करो। मुझे लगता है समीर के साथ इस कासिम का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर निकलेगा। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि इस कासिम का और रोहन का आपस में कोई कनेक्शन हो? कासिम ने अपने भाई से कहा था कि वो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करेगा और इस रोहन का भी ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है। हो सकता है। रोहन के ऑफिस वाले से बात करो, पता करो क्या वहाँ पे कोई कासिम नाम का ड्राइवर था, और 9 पुलिस से कासिम की डिटेल शेयर करो। ओके सर। समीर के वॉइस सैंपल्स तो किडनैपर के बेवारी एक्सेंट से कुछ हद तक मैच करते हैं, लेकिन डॉल पर मिले फिंगरप्रिंट्स समीर के फिंगरप्रिंट से मैच नहीं करते। हो सकता है समीर ने कासिम को सुपारी दी। समीर और कासिम के बीच में कोई कनेक्शन? जी नहीं सर, समीर हातिन जिले का रहने वाला है और कासिम नूह का। हम घूम फिर के फिर वहीं पर आ गए, 0 पे। सर टेम्पो वाले का पता चला? नहीं सर। सर लेकिन एक लीड मिली है। जिस दिन बीपीओ एम्प्लॉय का रेप हुआ उस दिन उसी एरिया में एक रॉबरी हुई। उस दिन उस एरिया में कोई रॉबरी हुई थी? नहीं सर, लेकिन रचना ने जिस एरिया से डॉल खरीदी थी उस एरिया में एक रॉबरी अटेम्प्ट हुई थी, लेकिन फेल हो गई क्योंकि आसपास के लोगों ने चिल्लाना शुरू किया तो वो लोग भाग गए, वो भी एक टेम्पो से। मतलब ये गैंग पहले रॉबरी करता है और फिर ली हुई सुपारी को अंजाम देता है। 9 पुलिस से ऐसे गैंग की और डिटेल पता करो। सर बड़े शातिर हैं बेवारी गैंग वाले, बच्चों का इस्तेमाल करते हैं अपने काम करने के लिए। कैसे? सर जुवेनाइल होम से बच्चे हायर करते हैं, उन्हें अपना लाइनर बनाते हैं और यही बच्चे उन्हें इन्फॉर्मेशन देते हैं कि कब कहाँ माल मिलेगा। मुझे दिल्ली हरियाणा बॉर्डर के आसपास के जुवेनाइल होम्स की एक्टिव लाइनर्स की डिटेल चाहिए। जी सर। हमारे यहाँ 4 बच्चे बेवार रीजन से हैं, जिसमें से 3 तो अभी सेंटर पे हैं, मगर एक अपने गांव गया हुआ है। उसके माँ बाप ने अपनी गारंटी पे उसकी कस्टडी ली है। उस बच्चे की डिटेल मुझे मिल सकती है? जी बिल्कुल मिल सकती है। ये देखिए, ये वाला है। रघु नाम है ना तुम्हारा? डरो मत, तुम मुझे जो भी बताओगे वो हम दोनों के अलावा किसी को पता नहीं चलेगा, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। सर बैंक में सर कब कितनी सिक्योरिटी होती है, कब बैंक में लोग कम होते हैं, ये सब पता करना मेरा काम था सर। मैं ही उन्हें जानकारी देता और वो चोरी करते। लेकिन सर वो रेप और मर्डर से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं कुछ नहीं जानता हूँ सर उसके बारे में। हमें पता है कि तुम उस सब में शामिल नहीं हो। तुम एक काम करो, जितने भी लोग थे ना उन सबके नाम यहाँ पे लिखो और उनके बारे में जो भी जानते हो वो सब। रघु हमारे लिए खबरें लाने का काम करता था, उसी की मदद से हमने बदरपुर और उसके आसपास सारी चोरियां करी थी। हेलो भगवान दादा, माल उतर गया है और बैंक में भीड़ भी कम है, आप लोग आ जाओ। और सच बोल। सच कह रहे साहब, हमने चोरियां करी हैं लेकिन किसी की इज्जत ना लूटी। ऐसे सच नहीं बोलोगे और तब ना सालों का। अरे साहब 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 क्या साहब, आप झूठे कैसे फंसा रहे हो? हमारे खिलाफ कोई सबूत ना है आपके पास? सबूत चाहिए? सबूत चाहिए तो सुन, जिन 2 लड़कियों को तुम लोगों ने उठाया था ना, उनमें से एक लड़की बच गई है। उस लड़की ने तुम्हारे टेम्पो को पहचान लिया है। 36366 और टेम्पो के पीछे जो नंबर लिखा था उससे हम पहुंचे जमाल तक, और जमाल ने बताया कि वह टेम्पो उसके भाई का है, कासिम का। कासिम कौन? ये निशा और रचना की सुपारी किसने दी थी? समीर ने, रोहन ने या किसी और ने? साले मेहंदी, एक काम ढंग से ना होता थारे से। साले मेहंदी लगा के ना घर पे बैठ जा। ये चोरी चकारी ना थारे मतबल का काम ना है। गलती हो गई भाई, माफ कर दे। साले थारे गलती के चक्कर में ना पकड़े जाते आज। चुप हो जा भाई, लूट नाकाम के हो गई, लड़ने लग रहे आपस में। शांत बैठ।
छोरियां कहाँ जा रही भाई? गुस्सा निकालना है तो इन पे निकाल ले। क्या भाई साहब, ये सब काम हम थोड़ी ना करें, बवाड़ मचेगा, फंस जाएंगे। ये भी कौन फंसावेगा हमें? चल लगा ले वैन के पाछे। धन का सुख तो मिला ना, धन का सुख ही ले लेते हैं। सुपारी ना किसी दी हमको साहब, हम तो हमेशा की तरह चोरी करने निकले थे। बस उस दिन किसी ने शोर मचा दिया तो भागना पड़ा हमको। दूसरी बार हमारी डकैती फैल हुई थी तो हम लोग बहुत चिढ़े हुए थे, इसलिए साहब इसके पहले हमने कभी किसी चोरी को खराब ना किया, पहली बार हुआ ऐसा। तो और वो बीपीओ वाली लड़की? साहब हौसला बढ़ गया था हमारा, हमें न लगा था कि कभी पुलिस हमको पकड़ पाएगी। हमने सोचा था कि इसी तरह पैसे लूटेंगे और चोरियां उठाएंगे, मजे करेंगे। तुम लोगों को एहसास है तुम लोगों के पल भर के मजे ने किसी की पूरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया? मजे करोगे तुम लोग? रचना और निशा के गुनहगार इस वक्त जेल में सजा काट रहे हैं। रचना के शारीरिक घाव तो भर चुके हैं, लेकिन उसके मन पर लगे घावों को भरने में अभी और वक्त लगेगा। कुछ लोगों का यह मानना है कि अगर उस दिन निशा और रचना रुचि के लिए गिफ्ट लेने ना जाती तो शायद बच जाती। अगर उनकी प्रेस वैन पेट्रोल स्टेशन पर ना रुकती तो वो बच जाती। लेकिन ये बात बिल्कुल बेबुनियाद है। अगर निशा और रचना वहां पर ना होती तो शायद उनकी जगह कोई और लड़की उस गैंग की हवस का शिकार बनती। जरूरत इस बात की है कि हम एक ऐसा माहौल तैयार करें जिसमें औरतें किसी भी वक्त कहीं पर भी आ जा सके और बेखौफ अपना काम कर सके। अरे तुम दोनों डर क्यों रहे हो? प्यार तो करते हो ना एक दूसरे से। बस फिर दोनों अडल्ट्स हो, हक से शादी करो। दीदी आप नहीं समझ रही है, हमारी बिरादरी को आप नहीं जानती। अगर हमारे पंचों को पता चल गया ना कि मैं कहीं बाहर शादी करने वाली हूँ तो मुझे काट कर कहीं फेंक देंगे। धत पगली, ऐसे कोई काट के फेंकता है क्या? पुलिस और कानून नाम की भी तो कोई चीज है कि सब खत्म हो चुका है। और ये पंच सरपंच ये कानून से ऊपर नहीं है बेला। देख बेला, मैं ना तेरे घर वाले से बात करता हूँ, ठीक हो जाएगा सब। कोई फायदा नहीं है, माँ कभी नहीं मानेगी। तेरे बाबा तो तेरी बात मानते हैं ना, उनसे बात करके देख। हेलो, हाँ एक मिनट यही है तेरी बहन का। हेलो, कहाँ है तू? यहाँ चूल्हा बंद पड़ा है लेकिन आई बहुत गर्म हो रही है, जल्दी घर वापस आ तू। हाँ हाँ ठीक है। बाबा आ गई तू? ये देख तेरे लिए खाओ लाया, ले ले। क्या लाया? ताई को भी दे। हाँ समोसा। मैं पानी आंकता। तेरे आई को क्या हुआ है? मुंह फुला के बैठी है। दीदी नहीं आई ना अभी तक, तो बहुत गुस्से में एकदम। आशा आशा, कल को बेटी की वजह से मुंह पे काली पोती जाएगी ना तब मुझे मत कहना। अरे इस लड़की की शादी होने जा रही है, लेकिन थोड़ी भी फिक्र नहीं है तुम लोगों को। तेरे आई का ना दिमाग हमेशा गर्म रहता है। आ गई तू? कहाँ गई थी तू? कहाँ गई थी? वो आई, मैं किरण दीदी के यहाँ काम करने गई थी, वही थोड़ी देर हो गई। ऐसा कौन सा पार तोड़ने जाती है तू? आज से ये सब बंद, कोई जरूरत नहीं काम पे जाने की। लेकिन आई ऐसे कैसे? तू समझती क्यों नहीं है? सरपंच के बेटे के साथ तेरी शादी होने जा रही है। बहुत नसीब वाली है तू, बहुत नसीब वाली। लेकिन आई ऐसे अचानक कैसे काम छोड़ दो? बाबा आई शादी के बाद मैं वैसे भी कुछ नहीं कर पाऊंगी, और किरण दीदी को मेरी जरूरत है। आई वो कितना ख्याल भी तो रखती है मेरा। देख गुंजन के लिए उन्होंने किताब भी भेजी है। बाबा देखो। दिखा।
सरपंच को अगर पता चला ना ये पढ़ लिख रही है तो पूरे समाज के सामने नंगा घुमाएंगे इसे। आई क्या कर रही है? चलो निकलो फटाफट चलो पंचायत में चलो। ओ रमेश भाऊ काय झालंय? अरे भाऊ पंचायत बैठी है, कोई राड़ा हुआ है, जल्दी चलो। इसे शर्म नहीं आती? मैं घर में इसके बच्चे संभालती है और ये यहाँ बाहर मुंह मार रहा है। क्या बकवास कर रही है? झूठ बोल रही है सरपंच जी। गबस तो कहा था, मैं सच बोल रही हूँ सरपंच जी। मैंने अपनी आंखों से देखा इसको। क्या रे दीपक, क्या बोल रही है गौरी? और झूठ बोलता है तू? तेरे को पता है ना हमारी बिरादरी में पंचों के सामने झूठ बोलना मतलब भगवान के सामने झूठ बोलना होता है। अब सच सच बता, तू अपनी बाइकों को छोड़ के किसी और औरत के साथ सोया है कि नहीं? मुझे माफ कर दो सरपंच जी, मुझसे गलती हो गया। देखा गलती मान लिया इसने। तू जानता है ना कि अपनी बिरादरी में ऐसी गलती को माफी नहीं सजा मिलती है, सजा। और तेरे को सजा जरूर मिलेगी। तूने जिसके साथ ऐसा किया है ना, इसके बाइकों के साथ भी पंच लोग वही करेंगे, समझे? ये आप क्या बोल रहे सरपंच जी? मैं आपके पास इसके गुनाह की गुहार लेकर आई थी और अब मुझे सजा देने लग गए। ए गौरी, तू क्यों रोती है? सजा तेरे को नहीं, ये तेरे दीपक को मिल रही है। सबको पता चलना चाहिए, अपनी बाइकों को छोड़ के किसी और औरत के साथ कोई सोता है तो उसके अपनी बाइकों के साथ क्या होता है। आप ऐसा नहीं कर सकते सरपंच जी। बस, पंचों का फैसला आखिरी फैसला है। अरे देवा। राधे, बख्तोस ना अपनी बिरादरी में ये क्या हो रहा है। मैंने तो फैसला कर लिया है, मैं जल्द से जल्द तेरी बेटी बेला की सगाई अपने बेटे किशोर के साथ कर रहा हूँ और झट से लगन लागा तैयारी ला। बेला कहाँ थी यार? सारा काम मुझे करना पड़ा। तुझे पता है मेरी मीटिंग थी यार। दीदी, मेरे घर वाले जबरदस्ती मेरी सगाई करवा रहे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। माँ एक पल के लिए भी मुझे अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देती। यहाँ भी मैं बहुत बहाने मार के आई। तू परेशान मत हो, मैं समझाती हूँ। कोई फायदा नहीं है दीदी, वो नहीं मानने वाली। दीदी आप बस मेरी एक बार कुंदन से बात करा दो। हाँ हेलो कुंदन, मेरे घर वाले मेरी सगाई करा रहे हैं। क्या? एक काम करते हैं, चलो भाग चलते हैं। आज मैं दोपहर में गाड़ी लेके आऊंगा, तुम तैयार रहना। ठीक है। ये पैसे रख, काम आएंगे तू। ध्यान रखो दीदी। क्या कर रहे हो भैया? सॉरी हो। क्या सॉरी? किसी लग गया। तू चल बे पुलिस स्टेशन। दीदी छोड़िए ना। क्या कर रही है आप? लड़कियों को टकराने के लिए दुकान खोली ना तूने इधर? क्या देख क्या रहे? चल निकल, जाओ ना। तू ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ, अब जाइए। हम लवकरच जाऊन येतो, लेकिन तुम लोग दोनों कहीं बाहर मत जाना, पूरा समाज आएगा देव पूजन के लिए। चला हो लवकर, चल। ताई तो सच में जा रही है? ताई मुझे बहुत डर लग रहा है। गुंजन तू बता मैं क्या करूं? देखो पता ना वो किशोर कैसा है। उसके साथ अगर मेरी शादी हुई ना तो नोच नोच के खाएगा मेरे को। लेकिन ताई तो गुंजन, मैं कुंदन से बहुत प्यार करती हूँ, उसके बिना नहीं जी पाऊंगी। तो अपना ध्यान रखना। कौन है ये? हाँ, मैं पूछता हूँ कौन है ये? क्या रे किशोर, क्या है ये? बाबा देखो ना, ये कौन है ये लड़का? बाबा, बाबा
पापा मैं कुंदन से प्यार करती हूँ। तो भाई क्या बोलते, तू पागल हो गई है क्या? तेरी लगन का शगुन लेकर आया हूँ और तू सजा प्यार करने की। उनके पूरे समाज के सामने उसे और उसके प्रेमी को बेइज्जत करके उनके साथ मारपीट की गई। तो क्या बेला की सारी मुश्किलें खत्म हो चुकी थी? बेला के सर पर आई बला क्या टल चुकी थी? बेला कहाँ है? क्या हुआ तुझे? कुछ तो बोल। कुछ नहीं हुआ दीदी मुझे। बता बेला, कुछ तो हुआ है। इसकी तबीयत खराब है, डॉक्टर ने इसको आराम करने के लिए कहा है। ठीक है, ध्यान रखना। हाँ। हाँ, मैं वो लेआउट ही देख रही थी। वेट, मैं ऑफिस आती हूँ एंड देन लेट्स गो अबाउट दिस। या ओके। वीडियो? हाँ, पागल बता तो दीदी मुझे एक बार। और ये इतने घटिया है तेरे बिरादरी वाले। छी, तो तेरे और कुंदन के साथ कैसे कर सकते थे? मुझे ये तक भी नहीं पता कि कुंदन किस हालत में कहाँ है। मैंने पता किया है, वो सिटी हॉस्पिटल में है। 1 महीना हो गया वो आईसीयू में। अब ठीक है, थोड़ा स्टेबल है, बट हालत उसकी बहुत खराब है बेला। सर ये वीडियो देखिए, वायरल हो रही है। ये पनवेल की। पता करो ये लोग कौन है। जो लोग भी इनके साथ ये कर रहे हैं इनको 3rd डिग्री मिलनी चाहिए। समझ नहीं आता लोग इंसानियत कैसे भूल गए यार। ताई, मैं पानी भर के आती हूँ। ठीक है। भैया सिटी हॉस्पिटल चलोगे? हाँ। चलो भैया। सर, उस एरिया का पता चल गया है जहाँ से वो वीडियो वायरल हुआ। क्या क्यों मारे उसको? कुछ नहीं साहब। ओ वीडियो दिखाओ। ये वीडियो तुम्हारी बेटी बेला का ही है ना? हाँ साहब। कहाँ है बेला? हम लोग भी उसी को ढूंढ रहे। देवता ने कुटे गिरी थी। साहब मैं और शोभा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हैं, दोनों काम पे गए थे। तो घर पे कोई नहीं था? तुमको तो पता होगा ना। मैं बाहर पानी भरने के लिए गई थी, वापस आई तब ताई घर पे नहीं थी। बेला कुठे आहे? इकडे। बेला! बेला! कुठे आहे? अरे बेला! बेला!
ये ना मांगे क्या? चलिए देखिए, स्ट्रैंगुलेशन मार्क्स। प्रताप, मरने से पहले लड़की ने बहुत स्ट्रगल किया लगता है। ये घास की हालत देखो। मेरे गलती हो गई, माफ कर दो। इधर आसपास किधर सीसीटीवी के देखो और पूछताछ करो इस लड़की को किसी ने यहाँ आते हुए देखा था। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। सर, कहाँ गई थी बेला? पता नहीं है साहब, बता ना, घर में कोई नहीं था। अब वो खुद कहीं चली गई या किसी से डर के गई, कुछ पता नहीं है साहब। डर के? किससे डर के? जिन्होंने उसको मारा था उनसे डर के? साहब वो पंच परमेश्वर हैं। हमारी बिरादरी के बाहर वालों से रिश्ता नहीं करते ना। मेरी बेटी बेला को प्यार हो गया था कुंदन से, जो हमारी बिरादरी से नहीं था। उसी की सजा उसे मिली है साहब। इतनी बड़ी सजा? ये तो कुछ भी नहीं है साहब। उसके बाद जो सजा उसे मिली वो सजा नहीं, पाप था साहब। इसके बाद भी कुछ और हुआ था? इसकी परख तो होगी और इसको सजा भी मिलेगी। माफ कर दीजिएगा। मैं ऐसे गुनाह को माफी नहीं मिलती, सजा मिलती है। इसकी तीनों पंचों के साथ ना बारी बारी से शादी होगी। अरे तुम ऐसे कैसे मान गए गांव की जमीन और घर देने के लिए? तू क्या करता? उन भेड़ियों को अपने बच्चों को ऐसे ही नोचने देता? देखो, बेला का जो होना था वो हो गया। अब उसकी कोई इज्जत नहीं बची और हमारे समाज में तो उसके साथ कोई शादी भी नहीं करेगा। उसकी जिंदगी तो बर्बाद हो गई। अब जमीन देकर अपनी छोटी बेटी की जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? उसकी भी तो शादी करनी, कहां से आएंगे पैसे? तब का तब देख लेंगे। कहां से देखोगे? क्या तुम्हारे घर वाले ने खजाना गाड़ गए यहाँ पे? अब जो मैं बोल रही हूँ वो तुम सुनो, मान लो उनकी बात। सजा के नाम पे वो लोग उसका रेप कर रहे थे और तुम होने दे रहे थे। अब गरीब साहब क्या करते, मजबूर थे। अगर कोई रास्ता होता तो हम हमारी बेटी को ऐसे कुएं में डाल देंगे। अरे तुम लोग हमारे पास क्यों नहीं आए? हमारी बिरादरी में पंचों का ही राज चलता है, उनके खिलाफ कोई नहीं जा सकता है सर। बाबा, बाहर पुलिस आई है बाबा। चल गया चल। ओ महाराज, क्या है ये? कहाँ ले जा रहे हो हमको? किया क्या है हम लोगों ने? तुम लोगों ने बेला और कुंदन को मारा, उनको नंगा करके घुमाया, बाद में बेला के साथ रेप किया और हमें शक है तुमने बेला का मर्डर किया। ऐसा हमने किया? झूठे सब, आरोप है, आरोप सिर्फ। राधे ने सब कुछ बताया हमको। चल। अच्छा, आपको राधे ने बताया ये सब कुछ? और राधे ने बताया और आपने मान लिया है? सबूत है आपके पास? पुरावा? पुलिस स्टेशन चल, पुरावा दिखाता हूँ। चल। ओ साहब, उसके लिए भी ना सबूत चाहिए होता है। एक काम करना है, जाओ सबूत लेके आना, फिर बात करना। राम राम। अरे माता का ध्यान देना। सरपंच वाली बात है, मामला बिगड़ सकता है, बेकार तमाशा होगा। सबूत लेके आऊंगा, तेरे को घसीट के लेके जाऊंगा। खुशी से जाओ। अब कैसे है इसकी हालत?
हमें इसका बयान लेना है। अभी तो पॉसिबल नहीं है सर। जैसे हो जाए इन्फॉर्म कर देना। ओके सर। इसका बयान लेना, तब तक पंचों को उठा के ला। सच तो उनसे बुलवा के रहेंगे। सर सर, बेला की बॉडी जहाँ पे मिली थी वहाँ पे कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं। और सर ये बेला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, सर बॉडी पे छोटे मोटे चोट के निशान तो है लेकिन कोई मेजर इंजरी नहीं, और उसे गला दबा के मारा गया। और कुछ? सर बेला प्रेग्नेंट थी, उसके पेट में 1 महीने का फीटस था। राधे का कहना था कि उसके साथ सारे पंचों ने मिलकर रेप किया था। इसका मतलब उन पंचों में से किसी की वजह से गर्भ ठहरा होगा, लेकिन ये तभी पता चलेगा जब उनमें से किसी का डीएनए फिटस से मैच होगा। सर ये भी तो हो सकता है ना कि ये बच्चा कुंदन का हो सकता है, लेकिन अगर किसी भी पंच का डीएनए फिटस से मैच होता है तो हमें सरपंच के खिलाफ रेप का सबूत मिले। पंचों के खिलाफ कोई कुछ नहीं बोलेगा साहब, हमारे समाज में सभी उनसे डरते हैं साहब। अरे कोई तो होगा जो उनके खिलाफ कंप्लेंट करेगा। कोई नहीं बोलेगा साहब, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है साहब, हर बार ऐसा होता है। अभी कुछ साल पहले एक और लड़की के साथ ऐसा हुआ था साहब। किसके साथ? वो संध्या के साथ। कहाँ ये संध्या? वो बेचारी तो शर्म के मारे समाज को छोड़ के चली गई साहब। नंबर ले लो, ट्रेस करो उसको। बेला जिसके साथ ये कुकर्म हुआ था उसकी मौत हो चुकी थी, और राधे जिस संध्या का नाम ले रहा था उसका कुछ पता नहीं था। पुलिस जल्द से जल्द बेला के कातिलों को जेल की सलाखों के पीछे देखना चाहती थी, लेकिन अभी उनके सामने एक और डरावना सच आना बाकी था। मैडम, 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 आप लोग नीचे जाइए। कर दे, दरवाजा तोड़ा। किरण मैडम ने 2 दिन से दूध की थैली नहीं उठाई और अंदर से कुछ बदबू आ रही थी। ये किरण मैडम इधर अकेली रहती थी? हाँ सर, अकेली रहती थी। अभी कुछ महीनों पहले यहाँ पे दिल्ली से शिफ्ट हुई है। आप कौन? मैं सुषमा, यही सोसाइटी में रहती हूँ। 2 दिन से बॉडी घर में पड़ी थी, कोई आता जाता नहीं? वैसे तो कोई आता जाता नहीं था, एक मेड आती थी। मतलब? अभी 1 महीना पहले उसने काम छोड़ दिया। क्यों? वो तो नहीं पता, लेकिन कुछ तो हुआ होगा। क्या नाम था मेड का? सर बेला। हाँ सर यही है। इसका भी मर्डर हो गया क्या? सर आसपास में किधर भी सीसीटीवी कैमरा नहीं है। ठीक है, इनके घर वालों को इन्फॉर्म कर दो और बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। सर मेरी बेटी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ना चाहती थी सर, बहुत तरक्की करना चाहती थी। वो इतनी दूर मुंबई आई थी दिल्ली छोड़कर। पहले तो बस दूर हुई थी हमसे, और आप इतनी दूर हो गई कि बहुत दूर चली गई। थैंक यू सर। उसका किसी के साथ झगड़ा, दुश्मनी? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं था। हाँ थोड़ी आउटस्पोकन थी, कुछ गलत होते हुए देखती थी तो खुद को रोक नहीं पाती थी। अभी कुछ समय पहले अपनी मेड को लेकर परेशान थी। मेड बेला? हाँ जी सर। पापा थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतनी खूबसूरत लाइफ दी पापा। यहाँ लड़कियां प्यार तो क्या शादी तक अपनी मर्जी से नहीं कर सकती। वो बेला जो मेरे यहाँ काम करती है पापा, मेरी हाउस हेल्प,
उसके घर वालों ने इतना बुरा उसके साथ किया, मैं आपको बता तक नहीं सकती पापा। बेटा वो सब ठीक है, लेकिन तू वहां अकेली रहती है, तू दूसरों के मैटर में क्यों पड़ती है? अरे मुझे तेरी फिक्र होती है। आपने मुझे इतना पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया, इसीलिए ताकि मैं चुप बैठूं, वो भी गलत होता हुआ देखकर। लेकिन उसकी तो मौत हो गई, उसका किसी ने खून कर दिया। हो सकता है जिसने बेला का खून किया उसी ने किरण का खून किया हो। ये आप क्या कह रहे हैं सर? मेरा मतलब कोई ऐसा क्यों करेगा? गुंजन कहाँ है? इसको सामान लेने भेजा है। हम सरपंच के खिलाफ पुलिस में शिकायत तो कर रहे, लेकिन मेरे को बहुत डर लग रहा है। उन लोगों ने हमारी बच्ची के साथ जो किया है ना, उसकी सजा तो मैं उनको दिलवा के रहूंगा। ये तो राधे और शोभा है। इनका ऐसा वीडियो किसने बनाया? हमको कुछ पता नहीं है साहब, वो लोग कौन थे? क्या हुआ क्या था? साहब हम लोग घर में ही थे, दो लोग आए और हमको बहुत मारे साहब, मुंह काला के नंगा के बहुत मारे सब इधर। और अब इस बार भी हमारे पास नहीं आए। ऐसा क्यों करते आप लोग? क्या करते हैं आप लोगों के पास आकर? हमारी बेटी को मारा, क्या किया आप लोगों ने? हमें तो इसी बात की सजा मिली है ना। हम लोग आपके पास आकर पंचों की शिकायत की। अगर आप लोगों के पास आते ना तो देव जाने मेरी गुंजन के साथ क्या क्या करते हैं वो लोग। तो तुमको क्या लगता है ये सब कुछ पंचों ने किया? उसके बारे में हम कैसे बोलेंगे साहब, वो तो पता करना आपका काम है। तो तुम्हारी बेटी बेला किरण के पास काम करती थी ना? हाँ सर, किरण मैडम बड़े अच्छी है साहब, वो इधर घर पे भी आई थी बेला का हालचाल पूछने। अभी उसको क्या बोलते हैं साहब? किरण अच्छी थी तो उसका भी मर्डर हुआ। चलो समझ लेते बेला को इन पंचों ने मारा, लेकिन किरण को क्यों मारे? हमको कुछ नहीं मालूम साहब, वो पूछताछ कर रही थी ना साहब, इतना ही मालूम है हमको। सर, किरण की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उसकी मौत 12 तारीख को हुई और उसे भी गला दबा के ही मारा गया। 12 तारीख मतलब जिस दिन बेला का मर्डर हुआ उसी दिन किरण का मर्डर हुआ? जी सर, तो उसके कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक 12 तारीख की सुबह उसने बेला को कई बार फोन किया। कि बेला और किरण के मौत का कनेक्शन क्या है? आखिर इन दोनों को कोई क्यों मारेगा? प्रताप एक काम करो, ये जो वीडियो वायरल हुआ है मुझे लगता है ये सरपंच के साथ जो दो फंटर रहते हैं ना उन्होंने ये कांड किया है। हेलो, ठीक है मुझे एड्रेस भेज दो। अच्छा, संध्या के फ़ोन नंबर से उसका एड्रेस मिल गया। सुनिए जी, ये संध्या कहाँ रहती है? मैं ही संध्या हूँ, बोलिए। हमें तुम्हारे बिरादरी के सरपंच के बारे में बात करनी है। साहब आप इधर क्यों आए? आप चले जाओ, मेरा पति घर पे अगर वो सुन लेगा तो मुझे छोड़ देगा साहब। आप इधर आइए। तुम बेला को जानती थी? देखो बेला का खून हो गया, उसके बाद बारी बारी सभी सरपंचों ने उसके साथ बलात्कार किया और हमें शक है कि उन्होंने ही उसका खून भी कर दिया। संध्या, तुम्हारे साथ क्या हुआ? निकाल, मैं बोल रहा हूँ ना। तुम्हें कोर्ट में गवाही देनी चाहिए। साहब देखो, मैंने जो भी बताया वो मैं कोर्ट में नहीं बोलेगी। जो हुआ वो मेरा बीता हुआ कल था, उसके लिए मैं मेरा आज खराब नहीं कर सकती। हाथ जोड़ती हूँ साहब, आप लोग जाओ। हाथ जोड़ती हूँ साहब। हेलो सर, राधे सही कह रहा था,
मेरी संध्या से बात हुई, उसके साथ भी वही सब कुछ हुआ है, लेकिन वो कोर्ट में गवाही देने से इनकार कर रही है। ठीक है, मुझे हॉस्पिटल से फोन आया था, कुंदन को होश आया है, वहीं आके मिलो। इसकी कंडीशन अभी भी बहुत अच्छी नहीं है, प्लीज थोड़ा जल्दी करें। कुंदन क्या हुआ था बेला के साथ? पता नहीं। बेला कैसी है? बेला भी इस दुनिया में नहीं रही, उसका किसी ने खून कर दिया। देखो, अगर तुम चाहते हो बेला को न्याय मिले तो तुम्हें सरपंच और बाकी लोगों के खिलाफ कंप्लेंट लिखवानी होगी। इसका स्टेटमेंट ले लो और पंचों के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकालो। सर अरे अरे छोड़ दो। ये साहब बोल रहा हूँ, ये सही नहीं कर रहे। तेरे जैसा घटिया इंसान जब सही गलत की भाषा करता ना, अच्छा नहीं लगता। इसका डीएनए बेला के फिटनेस से मैच करवा। चल। अरे छोड़ मेरे को। सर, किरण के घर के पास वाला जो चाय वाला था पिछले 2 दिनों से गायब है। तो सुनने में आया कि जब से किरण का खून हुआ है तब से वो परेशान था। उसके साथ किरण और बेला का झगड़ा भी हुआ था सर। उसका फोटो तो नहीं सर, उसका नंबर मिला है मुझे। जरा चेक करा, उठे यार। सर नंबर बोल। सर, प्रजापति, रमाकांत और सुरेंद्र, इन तीनों पंचों की डीएनए रिपोर्ट आ गई। किसी का भी डीएनए फीटस के साथ परफेक्ट मैच नहीं है। कुंदन का डीएनए मैच होता है? सर कुंदन का भी मैच नहीं होता, लेकिन सर एक आदमी है जिसका डीएनए 50% मैच हो रहा है। कौन है? प्रजापति। उसका कोई भाई है? नहीं सर, उसका एक ही बेटा है, किशोर। उठा के लाओ उसको। सर साहब, मुझे कुछ नहीं पता साहब। तेरा कोई चाचा है? नहीं साहब। तेरे बाप का बाहर लफड़ा जिसकी वजह से तेरे को सौतेला भाई? नहीं तो। नहीं ना? बेला के पेट में जो बच्चा था ना, उसका डीएनए तेरे बाप से 50% मैच हुआ है। तेरा चाचा नहीं, तेरा सौतेला भाई नहीं। इसका मतलब बेला के पेट में जो बच्चा है वो तेरा ही। नहीं साहब, वो हम दोनों की शादी होने वाली थी साहब, तो वो अपनी मर्जी से मेरे साथ सोई थी। बेला के पेट में तेरा ही बच्चा था। बेला दूसरे से प्यार करती थी, तेरे साथ कैसे आएगी रे सोने को? तूने मारा है ना? देख, तूने बेला का रेप किया, बेला के पेट में तेरा बच्चा था। ये बात किरण को पता चली। किरण तेरे पीछे लगी बेला से शादी करने के लिए। तेरे को शादी नहीं कर रही थी, इसलिए तूने बेला और किरण दोनों को मार दिया। हाँ? नहीं साहब, मुझे तो मालूम भी नहीं इस सब के बारे में साहब। तू ऐसा नहीं बोलेगा, तू तेरे बाप का ही बेटा। ये जब सच बोलना शुरू करे तब तुम मारना बंद करना। सर, राधे और शोभा की वीडियो का सोर्स मिल गया। ऐसे कैसे हो सकता है? अरे वाह, नए कपड़े। होली आ रही है ना। मेरे कपड़े आपसे ज्यादा सुंदर है। तुम्हारे कपड़े ज्यादा सुंदर होंगे ही ना। अब मेरी बहन भी तो कितनी सुंदर है। गुंजन। पापा। नहीं बेटा। पापा, अब मुझे कौन कहेगा कि मेरी बहन सबसे अच्छी है? और पापा। इंस्पेक्टर साहब, आप तुम्हारा और तुम्हारे पत्नी का जो वीडियो वायरल हुआ था वो तुम्हारे मोबाइल से हुआ था। क्या मिला तुम्हें? खुद को और तुम्हारे पत्नी को जलील करके। तो क्या करता साहब? मैं क्या करता? आप तो उस सरपंच और उसके चमचों को पकड़ नहीं पा रहे, तो मैंने सोचा मैं ही कुछ कर लेता हूँ। हाँ, मैंने दिए थे अपने दोस्त को पैसे वीडियो बनाने के लिए। ये गैर कानूनी है और तुमने बहुत गलत किया है। आप लोग तो हमें न्याय नहीं दिलवा सकते ना, उल्टा हमें ही कानून बता रहे। तो किस्सा ही खत्म कर देते हैं। उन्हें तो सजा नहीं दे सकते ना, लेकिन मैं अपनी जान जरूर दे सकती। अरे शोभा, ऐसा मत कर शोभा। अरे रोक, अरे घोड़ा था वाला। अरे कर दो। तुम्हारी आई की तबीयत कैसी है अभी? पहले से ठीक है साहब, पर साहब मेरे आई बाबा ने ना कुछ भी जानबूझ के नहीं किया। वो तो बस न्याय चाहते थे। मेरे बाबा ने ये वीडियो
सिर्फ इसी के लिए बनाया था। साहब सही में उनकी कोई भी गलती नहीं है इसके अंदर। सर हेलो, गुड सर, उस चाय वाले का पता चल गया। लेके आओ उसको। साहब साहब सुनो ना साहब। बेला को क्यों मारा? अपन ने किसी को मारा साहब? तू नहीं मारा है, बेला को चाहता था ना तू? हाँ, किरण ने तेरे को डांटा था। क्या कर रहे हो भैया? सॉरी हो क्या सॉरी? किसी लग गया। तू चल बे पुलिस स्टेशन। दीदी छोड़िए ना, क्या देख रहे हैं? चल निकल जाओ भैया। तो इसलिए तूने दोनों को भी मार दिया? नहीं साहब, साहब अपन बेला को चाहता था, ये बात सच है। अपना किरण के साथ झगड़ा भी हुआ था साहब, लेकिन अपन ने किसी को नहीं मारा साहब। तू झूठ बोल रहा है। साहब बघायचं काय ते? किशोर के मोबाईल में ये व्हिडिओ मिला। घेऊन जा, तोड़ा याला। प्रताप, ये तो बेला के रेप का वीडियो है। बोलना कैसे आया? बोलना कैसे आया? बोल। रेप किया था ना, उसके साथ रेप किया था ना तूने? तेरा डीएनए बेला के पेट में जो फीटस था ना, उससे तेरा डीएनए मैच हो रहा है। किया था तूने रेप? सब बेला के साथ रेप कर रहे थे। साहब देखो, मत मारो साहब, मत मारो साहब, मत मारो साहब। साहब देखो, हमने कुछ नहीं किया है, पहले बोल रहा हूँ मैं। तेरे बेटे ने हमको सबूत दिया है, समझा ना? तुम्हारे हैवानियत का। तुम लोगों ने जो बेला के साथ रेप किया था, उसका वीडियो शूटिंग है हमारे पास। तुमने उसका रेप किया, बाद में उसको मार दिया, और ये बात किरण को पता चली थी। वो किरण तुम्हारे काले करतूतों का चिट्ठा हमारे सामने पड़ने वाली थी, इसलिए तुमने किरण को भी मार दिया। नहीं, हमने कुछ नहीं किया साहब। जब तक सच नहीं बोलते तो मारते रहो। देखिए साहब, हमने कुछ नहीं किया है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको बहुत महंगा पड़ेगा। ठीक है, कर दो, नंतर कर दो। हाँ सर, वो लोग कुछ भी मानने को तैयार नहीं। उनका कहना है कि कोई रेप हुआ ही नहीं। उन्होंने बेला से शादी की थी और उसके साथ सुहागरात मनाई थी। ना वो किसी मर्डर के बारे में जानते और ना किसी किरण को पहचान। अरे मर्डर्स हुए तो किसी ने तो खून किया होगा। इस केस की हर डिटेल मुझे चाहिए, बारीक से बारीक चीज खंगालो। सर हॉस्पिटल के बाहर के सीसीटीवी कैमरा में बेला नजर आई। सर ये देखिए। मतलब मरने से पहले ये हॉस्पिटल गई और बाद में घर के पास गई। लेकिन सर एक बात है, ये देखिए, वो हॉस्पिटल के बाहर तक गई लेकिन वहीं से वापस लौट गई। देखो, ये रिक्शा से उतरी, पीछे पलट के इसने किसी को देखा और फिर से रिक्शा में बैठ गई। मतलब इसका कोई पीछा कर रहा था, और जो उसका पीछा कर रहा था शायद उसी ने उसको मार दिया। ये रिक्शा किसका पता करो, उसको लेके आओ। सर हाँ साहब, ये लड़की बैठी थी ऑटो में, वो बोली मुझे हॉस्पिटल छोड़ दो। जब मैं उसे हॉस्पिटल लेने गया और डर के मारे वापस ऑटो में बैठी, मुझे बोली मुझे वहाँ छोड़ दो जहाँ से लेकर आए थे। तुमने देखा ऑटो में कौन था? हाँ सर, जब मैं उसे छोड़ने गया तो पीछे से एक रिक्शा आ रही थी, तो मुझे कुछ गड़बड़ लगी, तो मैंने उतर के देखा तो एक आदमी निकल गया था। फोटो देखो, इनमें से कौन था? नहीं सर। हाँ साहब, ये था। तुमने अपनी बेटी को मारा, क्यों? मेरी बेटी तो उसी दिन मर गई थी साहब, जिस दिन उन पापियों ने उसके साथ बलात्कार किया था। और उन लोगों को फंसाने की कोशिश की तो क्या करता साहब? साहब, किरण ने बेला से कहा था कि वो बेला की खबर न्यूज में चलाएगी। मैंने सोचा कि वैसे ही इतनी बदनामी हुई है, और बदनामी होगी तो गुंजन का हाथ थामने आगे कोई नहीं आया। ये सब मैंने अपनी छोटी बेटी गुंजन के लिए किया है साहब। अगर तुम पे अन्याय हो रहा था तो हमारे पास आते, हमसे मदद मांगते, लेकिन नहीं, तुमने इज्जत और समाज के नाम पे अपनी बेटी और किरण को मारा है। तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवा के रहूंगा। प्रजापति सुरेंद्र, रमाकांत और किशोर को बेला के साथ बलात्कार की सजा मिली और राधे को बेला और किरण के खून की। पंचों ने मिलकर बेला के साथ दुष्कर्म किया और एक पिता होने के नाते राधे का गुस्सा अपनी जगह वाजिब था, लेकिन पंचों को सजा दिलवाने के लिए जो रास्ता उसने चुना था वो अकल्पनीय था, अपराध था, गलत था। हमें इस केस से यह सबक मिलता है कि अंधविश्वास,
और समाज की दकियानूसी और अमानवीय प्रथाओं के खिलाफ आवाज उठाने से ही परिवर्तन होगा, ना कि समाज द्वारा बहिष्कृत किए जाने के डर से उनके सामने सर झुका लेने से। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।